नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे हॉस्टल वार्डन की क्रैश कोर्स की क्लास है दोस्तों। आज काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्लास को चलाने में, ऑपरेट करने में। पहले लाइट गोल्ड, फिर नेट कनेक्टिविटी, बहुत से इश्यूज आ रहे थे। तो आज लगभग जो क्लास हमारी सुबह 1:30-2 बजे के करीब होनी थी, वो विद्युत अवरोध और नेट कनेक्टिविटी के कारण आज शाम को 7 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में हो रही है, क्योंकि नेट है नहीं तो रिकॉर्ड करके इसको यूट्यूब में डाला जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हमारे कंप्यूटर का कुछ पोर्शन बचा था, या बोल सकते हो कंप्यूटर बचा था, तो हॉस्टल वार्डन की जो क्रैश कोर्स की क्लास थी, जो निःशुल्क योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा चलाई जा रही थी, उसको संपूर्ण किया जा रहा है। तो इसमें दोस्तों ये कंप्यूटर की हमारी क्लास है और इसमें हम थोड़ा स्पीड फॉर्म में पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन ज्यादा एराइज होते हैं हम वहीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए अपन आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस, देखिए मैं जब भी पढ़ाता हूं तो हमेशा यही बोलता हूं, यथा नाम तथा गुण, है ना। इनपुट मतलब अंदर आना, आउटपुट मतलब बाहर जाना। जिन चीजों से, दरवाजा बंद कर दो, जिन चीजों से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, कमांड देते हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी सोर्स हैं, उससे जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस है। और कंप्यूटर रिजल्ट जिस चीज से आउट करता है वो आउटपुट डिवाइस है। इतना तो सबको पता है। तो चलिए देख लेते हैं वे समस्त युक्तियां जो कंप्यूटर के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को डालने में और रिजल्ट प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है, वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, कमांड दिया जाता है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जिसमें निर्देश में प्रोसेस करके, डेटा में प्रोसेस करके, उसको इंफॉर्मेशन में बदल के जो डिवाइस हमको रिजल्ट दिखाता है, हमको जहां से रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। जुड़ने के आधार पर पेरिफेरल डिवाइस, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के बाह्य रूप से जुड़े होते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर कंप्यूटर से अलग किया जा सकता है। मतलब वो डिवाइस जो कंप्यूटर से किसी स्विच या किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिसको आप आवश्यकता पड़ने पर निकाल के अलग रख सकते हो, वो है क्या, आपके पेरिफेरल डिवाइस। और वो डिवाइस जिसको आप कंप्यूटर से अलग नहीं कर सकते, कंप्यूटर से अलग नहीं कर सकते और दूसरे जगह यूज नहीं कर सकते ले जाके, वो है नॉन पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप कीबोर्ड को यूएसबी से निकाल लोगे, माउस को निकाल लोगे, प्रिंटर को अलग से निकाल लोगे, तार खींचे अलग। ठीक है, यह है पेरिफेरल डिवाइस। और नॉन पेरिफेरल डिवाइस मतलब वो सभी उपकरण जो कंप्यूटर में लगे हैं, जैसे मदरबोर्ड में कोई आईसी लगा है, उसको उखाड़ सकते हो क्या, चालू ही नहीं होगा कंप्यूटर, है ना। आप उसमें क्या बोलते हैं, प्रोसेसर को निकाल सकते होगा, चालू ही नहीं होगा कंप्यूटर। तो वो डिवाइस जिसको अलग नहीं कर सकते कंप्यूटर से, वो है नॉन पेरिफेरल डिवाइस, है ना। पेरिफेरल, परिधि का तात्पर्य कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस है। ठीक है, चारों ओर से घेरते हैं जो, है ना। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ पेरिफेरल युक्ति कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ठीक है, सीपीयू को चारों ओर से घेरे रहते हैं, इसलिए इनको पेरिफेरल कहते हैं। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब हार्ड, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जो आपके पास है, जो प्रिंट आउट किए हुए हो, वो है हार्ड कॉपी। और जिसको स्क्रीन में देख रहे हो, जिसका आपके पास भौतिक स्वरूप नहीं है। हार्ड कॉपी मतलब भौतिक स्वरूप, फिजिकली वो आपको मिल गया है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मतलब वो फिजिकली नहीं मिला है, इलेक्ट्रॉनिकली देख रहे हो उसको स्क्रीन में, है ना। अगर आपका एडमिट कार्ड,
अगर आपका एडमिट कार्ड आप मोबाइल में देख रहे हो तो वो है सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो पीडीएफ है। अगर आपका एडमिट कार्ड आप प्रिंट करा के निकाल लिए हो तो वो है आपका हार्ड कॉपी। ठीक है, चलिए ये हो गया यहां पर इनपुट युक्तियां, वो डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर में क्या डाला जाता है, डेटा डाला जाता है, इंफॉर्मेशन डाला जाता है। कुछ भी जो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, कुछ भी जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो किसके द्वारा देते हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइस के द्वारा। ठीक है, इनपुट डिवाइस के द्वारा, है ना। तो देख लेते हैं, वे समस्त युक्तियां या यंत्र जिसके माध्यम से कंप्यूटर में क्या डाटा, आंकड़ा और सूचना निर्देश प्रविष्ट किया जाता है, उनको कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या करता है? डेटा को स्वीकार करता है ना। इनपुट डिवाइस डेटा को स्वीकार करता है। ठीक है, स्वीकार किए गए डेटा को कंप्यूटर के समझने लायक कमांड में बदलता है। ठीक है, तत्पश्चात परिवर्तित डाटा को मेमोरी यूनिट तक पहुंचाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, है ना। अब मान लो, ठीक है, इनपुट डिवाइस, ठीक, ये एक कीबोर्ड है, ठीक। सपोज दैट ये एक कीबोर्ड है, ठीक है, ये तार लगा हुआ है, आप इसमें टाइप करते हो दीपक। ठीक है, आप इसमें टाइप करते हो दीपक। ये इनपुट डिवाइस है, ये क्या लेगा? ये डाटा लेगा, आंकड़े लेगा, निर्देश लेगा। आप DEEPAK टाइप कर देते हो, पहला काम। अब जो ये टाइप हुआ दीपक है, इनपुट डिवाइस इसको क्या करेगा? इसको कंप्यूटर के समझने लायक बनाएगा। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीन भाषा समझता है। कौन सी भाषा समझता है? मशीन। और मशीन भाषा होती है बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 वाली, 010101 ऐसे में ही चलता है। तो सबसे पहले ये दीपक को किस में बदल देगा? बाइनरी लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर के समझने लायक हो गया। अब कंप्यूटर उसको समझ के कहां रखेगा? मेमोरी में रखेगा। ठीक है, अपने किसी भी मेमोरी में रखेगा। ठीक, अब मेमोरी में रखने के बाद क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो आपका इनपुट डिवाइस क्या करता है? इनपुट डिवाइस सबसे पहले जो निर्देश दिए उसको लेता है, उसके बाद उसको समझने लायक बनाता है और कंप्यूटर के मेमोरी में भेज देता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया दोस्तों? ये पूरी लाइनें समझ गई। डेटा को स्वीकार करना, कंप्यूटर के समझने लायक बनाना, मेमोरी में डालना। बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, अपने पास बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, मेन को पढ़ेंगे। ठीक, ये पूरा चीज दिया हुआ है इनपुट डिवाइस। ये हरिराम पटेल जी की कंप्यूटर की पुस्तक है, आपको पता है। तो सबसे प्राथमिक इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड। इसमें जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है ना मित्रों, उसी को पढ़ा जाएगा। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। देखिए, इससे 1,00,000% श्योर है कि एक क्वेश्चन आना है। 1,00,000, 100 भी नहीं बोल रहा हूं, 1,00,000। ठीक है, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर, प्रिंटर, ठीक है, इससे 1,00,000% श्योर है कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इनपुट डिवाइस, प्राथमिक इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड के जनक कौन है? क्रिस्टोफर सोलेज। कौन है? क्रिस्टोफर सोलेज। ये भी इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड के जनक क्रिस्टोफर सोलेज 1868 में। ठीक है, इसके खोज परिणामों को क्या कहा जाता है? ट्रिगर कहा जाता है ना, कि ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, अभी आधुनिक समय में जो कीबोर्ड उपयोग किया जाता है उसे क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्या? क्वार्टी। क्योंकि इसके पहले लाइन में जो अक्षर रहते हैं ना, वो यही है, क्वार्टी है। ये देखो, ये वाला जो लाइन है ना, ये क्वार्टी लिखा हुआ है, पहले अक्षर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? क्वार्टी कीबोर्ड। आपके मोबाइल स्क्रीन में भी है क्वार्टी कीबोर्ड, है ना। तो आज के जो कीबोर्ड है उसको कहा जाता है क्वार्टी। क्यों? क्योंकि इसके पहले लाइन के अक्षर यही है। ठीक है, इसे क्वार्टी इसलिए कहा जाता है कि कीबोर्ड के प्रथम 6 अल्फाबेट यही होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है। अभी जो कीबोर्ड आते हैं उसमें 104 से 108 बटन वाले कीबोर्ड उपयोग किए जाते हैं। 104 से 108 बटन वाले, कितने बटन वाले कीबोर्ड उपयोग किए जाते हैं? 104 से 108। कंप्यूटर को समझना है ना दोस्तों, आप क्या कंप्यूटर है, आप देखिए, आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो तकनीकी चीजें है ना, टेक्निकल चीजें हैं, उसको करके ही सीखा जाता है। ठीक, तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक बार नजर मार लीजिएगा। चलिए, कंप्यूटर कुंजी के उपयोग के आधार पर बांटा गया, इसमें मुख्य निम्न की है। कौन कौन सी कीबोर्ड में कौन कौन से की रहते हैं और क्या काम करते हैं? ठीक है, पहला है अल्फा न्यूमेरिक। इसके अंतर्गत अल्फा मतलब अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब संख्या, ए टू जेड से 0 से 9 तक की संख्याएं रहती है। ठीक है, फंक्शन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
है ना, एफ की लिखा रहता है ना, F1 से F12 तक। कई बार पूछा गया है कि कितनी फंक्शन की होती है, बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती, कितनी फंक्शन की होती है दोस्तों, 12 फंक्शन की होती है। कितनी फंक्शन की होती है, 12। अपन लोग बोलते हैं ना किसी को, उसका तो 12 बजा दिया वो, है ना। तो कंप्यूटर का 12 आप कैसे बजाते हो, 12 फंक्शन की से। और सब की का अलग अलग काम है ना, पहले से वो सेट काम है, वो वही काम करेगी, आप दबाओगे वो काम करेगी, ठीक है। तो 12 फंक्शन की होते हैं अपने यहां ऊपर, ठीक, सबसे ऊपर लाइन में 12 फंक्शन की होते हैं, ये सबसे ऊपर लाइन में, है ना। चलिए, तो इसका आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन की क्या काम करता है, ठीक, कौन सा फंक्शन की क्या काम करता है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, F1 हेल्प मेनू ओपन करने के लिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं। तो F1 हेल्प मेनू के लिए, F2 क्या, फाइल और फोल्डर को रीनेम। हम लोग बोलते हैं ना, तेरा दूसरा नाम क्या है, तेरा दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम बता, घर का नाम बता, या दूसरा ओरिजिनल नाम बता। तो F2 दबाओगे, तुरंत फाइल के नाम में नीचे हाईलाइट हो जाएगा, उस नाम को आप बदल दोगे, उसके बाद इंटर मारोगे तो नया नाम से हो जाएगा, रीनेम। F3 क्या, सर्च बॉक्स, है ना, F3 सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए, सर्च बॉक्स किसी को खोजना है तो F3, ठीक है। उसके बाद F4 एड्रेस बॉक्स ओपन करने के लिए, जैसे ही F4 दबाओगे तो ऊपर आपके गूगल के एड्रेस बार में जाके हाईलाइट हो जाएगा, वहां पे टाइप करो और खोज लो, है ना। तो F4, है ना, 4 मतलब किसी को किस में खोजते, गूगल में खोजते ना, 4। तो खोजने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट F5 रिफ्रेश करने के लिए, किसके लिए, रिफ्रेश करने के लिए। जो सामने विंडो है F5 दबाओगे ना तो एक बार ब्लिंक करेगा, मतलब वो रिफ्रेश हो गया। फिर F5 दबाओगे, फिर एक बार ब्लिंक करेगा, ठीक है। और F5 से ही किसमें, आपके पावर पॉइंट में स्लाइड स्लो चालू होता है ना, स्लाइड स्लो चालू होता है, ठीक है। ठीक है। F5 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। F5 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत पूछता है, किसी भी चीज को रिफ्रेश करने के लिए, जो वर्तमान विंडो है उसको रिफ्रेश करने के लिए, और पावर पॉइंट के स्लाइड शो को चालू करने के लिए F5 बटन दबाते हैं, है ना। F6 कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए, कर्सर मतलब ये जो आपका एरो है ना, ये गूगल का टैब खुला हुआ है, जैसे ही आप क्या दबाओगे, F6 दबाओगे, ये कर्सर कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। F7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रामर चेक करने के लिए कि आप जो लिखे हो ग्रामेटिकली सही है या नहीं, व्याकरण की शुद्धि है या नहीं, ये बताने के लिए क्या है दोस्तों, F7 भी बहुत पूछता है। F7 ग्रामर की शुद्धि किससे करते हैं, F7, है ना। अब आप जैसे, ठीक है, कुछ भी वर्ड लिखते हो और उसकी स्पेलिंग गलत है, तो आप कहां, MS ऑफिस में, है ना, आप उसमें चेक करोगे। MS ऑफिस में 3 चीजें रहती है, क्या, MS एक्सेस, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट, है ना। तो उसमें आपका वर्ड में या कहीं भी आप जहां पे ग्रामर लिखे हो, इंग्लिश लिखे हुए हो, उसका ग्रामर चेक करेगा, किससे, F7 से। F7 के बाद आप देखोगे F8, है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सेफ मोड में ऑन करने के लिए, सेफ मोड, है ना। देखो जो आपका ऑन होता है ना कंप्यूटर, तो उसमें आप सेफ मोड में ऑन करोगे ना तो पूरा ब्लैंक, पीछे ब्लैक हो जाएगा वो, ठीक है। जब कोई वायरस रहता है या कुछ प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर चालू नहीं होता, तो उसको सेफ मोड में ऑन करते हैं, नॉर्मल मोड में ऑन नहीं करते। तो जब सेफ मोड में ऑन करोगे ना तो पूरा पीछे ब्लैक रहेगा, ठीक है। तो F8 के द्वारा क्या होगा, सेफ मोड में ऑन करने के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप मेनू का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। 2 काम है। F9 MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के रखे हो, क्या खोल के रखे हो, वर्ड डॉक्यूमेंट, और उसको रिफ्रेश करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं ना। F5 से क्या होता है, पूरा विंडो रिफ्रेश होता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9। F10 मेनू बार को हाईलाइट करने के लिए, नीचे जो मेनू बार रहता है, ऊपर मेनू बार रहता है, उसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद F11 फुल स्क्रीन मोड, ये पूछा जाता है आपका, जब कंप्यूटर देखोगे आप, ऐसे रहेगा स्क्रीन, यहां कुछ रहेगा, यहां कुछ रहेगा, जैसे ही आप F11 दबाओगे पूरा स्क्रीन आपका विंडो में तब्दील हो जाएगा।
ये ऊपर के मेनू गायब हो जाएंगे, है ना। F12 MS वर्ड में सेव अस विंडो ओपन करने के लिए, ये हमेशा पूछता है। F12 को द्वारा क्या करेंगे, सेव अस, है ना। किस नाम से सेव करना चाहते हो, कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस से पुरानी फाइल में ही सेव होता है, और कंट्रोल एस से पुरानी फाइल में ही सेव होगा MS वर्ड में। और F12 दबाओगे तो वो पूछेगा यही फाइल को किसी नए नाम से सेव करना है अलग जगह, तो आप नाम बदल के दूसरे जगह सेव कर सकते हो, है ना। सेव में क्या होता है, जिस फाइल को खोले हो उसी में सेव होगा। सेव अस में उस फाइल में सेव ना होके नए नाम से दूसरे फाइल में सेव करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 12 क्या हो गई दोस्तों, 12 आपके फंक्शन की हो गए। तो इसको आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 है, 7 है, 2 है, 1 है, ठीक है, 12 है। कर्सर मूवमेंट एरो की स्थिति, 4 कुंजी जिस पर तीर की आकृति होती है ना, उससे आप कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। आप देखे होगे कीपैड में आपके, ठीक है, कीबोर्ड में एरो की कुंजी रहती है, एरो रहता है, एरो बना रहता है, ठीक है। एक बटन ऐसे रहेगा, एक बटन ऐसे रहेगा, एक बटन ऐसे रहेगा, एक बटन इधर दबाओगे इधर चल जाएगा, इधर दबाओगे इधर, इधर दबाओगे इधर, ठीक है। चलिए, संख्यात्मक पटल न्यूमेरिक कीबोर्ड, आपको पता है राइट साइड क्या होता है, न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है। 1 से 9 तक, 0 से 9 तक संख्या जोड़ घटाव रहती है, ठीक है। अब देखते हैं स्पेशल पर्पस की, जो इसको इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रहा हूं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित की आती है, नम लॉक की, है ना। ये टॉगल की है। टॉगल की क्या होता है, देखो, टॉगल की होता है आपका शिफ्ट होता है, ऑल्ट होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, शिफ्ट होता है, ऑल्ट होता है, कैप्स होता है। ये टॉगल की से ना आप फंक्शन को बदल सकते हो, इसको दबा के बटन से दूसरा काम करवा सकते हो, ठीक है। तो टॉगल की इसके अंतर्गत निम्नलिखित की आती है। नम लॉक की, ये टॉगल की है ना। इसे ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए दोनों ही परिस्थिति में की को दबाना होता है। नम लॉक तब होता है जब नंबर पटल में संख्याएं अंकित की सकती है, और ऑफ होने पर कर्सर मूवमेंट की तरह कार्य करता है। अब जैसे आप नम लॉक ऑन रखोगे तो जो बाजू में 1 2 3 4 कैलकुलेटर जैसा रहता है ना, उससे टाइप करोगे तो गिनती टाइप होगा, और उसको बंद रखोगे तो कर्सर मूवमेंट करेगा, गिनती टाइप नहीं होगा। कैप्स लॉक, ये भी एक टॉगल की है। कैप्स देखे हो, बड़ा छोटा लिखने के लिए। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो जो नीचे कीबोर्ड के बटन में नीचे लिखा हुआ है वो टाइप होता है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो कीबोर्ड में जो ऊपर लिखा हुआ है, बटन में जो ऊपर लिखा है वो टाइप होता है, ठीक है। लोअर केस, अपर केस, है ना। अर्थात जब हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर टाइप होते हैं, और ऑफ करते हैं तो स्मॉल लेटर टाइप होते हैं, ठीक है। शिफ्ट की, शिफ्ट को कॉम्बिनेशन की भी करते हैं ना। शिफ्ट के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, बाकी बटन का यूज करते हैं। शिफ्ट को दबा के बाकी बटन का यूज करोगे, है ना, तो उससे दूसरा काम करेगा, तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। इसको अकेले यूज नहीं करते, इसको किसी और के साथ ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो सॉरी, कैप्स लॉक में बड़ा और छोटा टाइप होता है। कैप्स लॉक में क्या है, अपर केस और लोअर केस टाइप होता है, ठीक है। ऊपर ये उल्टा हो गया। कैप्स लॉक में क्या होता है आपका, कैप्स लॉक ऑन रखोगे तो बड़ा ABCD टाइप होगा, कैप्स लॉक ऑफ रखोगे तो छोटा ABCD टाइप होगा। शिफ्ट की, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। शिफ्ट के साथ अगर दबाओगे बटन को, है ना, किसी दूसरे बटन को दबाते हैं तो ऊपर छपा हुआ कैरेक्टर टाइप होता है, ठीक है। अब मान लो ये एक कीबोर्ड का बटन है, इसमें ऊपर A लिखा है, नीचे छोटा A लिखा है। अगर आप शिफ्ट के साथ इसको दबाओगे तो बड़ा A टाइप होगा, बिना शिफ्ट के दबाओगे तो छोटा A टाइप होगा, ठीक है। वही चीज यहां पे बोल रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों कि ये पूछा जाता है कभी कभी, है ना, कॉम्बिनेशन की, है ना। किसी दूसरे बटन के साथ दबाते हैं तो उस बटन के ऊपर छपे हुए कैरेक्टर टाइप होते हैं। टैब की, ये हमेशा पूछता है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, ठीक है। स्पेस बार और टैब में एक फर्क होता है ना। अभी कर्सर यहां पे है, टैब दबाओगे यहां पे आ जाएगा, टैब दबाओगे यहां पे आ जाएगा। अभी कर्सर यहां पे है, स्पेस बार दबाओगे एक लाइन खसकेगा, फिर दबाओगे फिर एक लाइन खसकेगा, फिर दबाओगे फिर एक लाइन खसकेगा। तो कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए टैब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एस्केप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्केप की, है ना। एस्केप की का प्रयोग वर्तमान प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए या कीबोर्ड के सबसे ऊपर में होती है, पहली की है, ये टॉगल की नहीं है। एस्केप की टॉगल की नहीं है, ये याद रखिएगा। आपको पता है कि ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है,
सबसे पहला बटन क्या होगा? एस्केप होगा। आप मान लो किसी फोल्डर के अंदर हो, एस्केप दबाओगे उस फोल्डर से बाहर आ जाओगे, ठीक है? तो किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए एस्केप की, है ना, बैक स्पेस, एक स्पेस बैक हो जाता है, डिलीट की, है ना, डिलीट की से किसी भी आइटम को डिलीट किया जाता है, कंट्रोल डिलीट, है ना, कंट्रोल डिलीट कर्सर को दाएं भाग के शब्द को हटाने के लिए, शिफ्ट डिलीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कोई भी चीजों को कहां डिलीट करते हो कहां चल जाता है? वो रिसाइकल बिन में। अगर आपको उस चीज को रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, परमानेंटली डिलीट करना है, रिसाइकल, कंप्यूटर भी इतना समझदार है, उसको पता है कई चीजें क्या होती है गलती से डिलीट हो जाती है। अब गलती से डिलीट हो जाए तो उसको कहां से लाओगे? तो आप क्या करते हो, उसको रिसाइकल बिन में जाते हो, रीस्टोर करते हो, वापस जहां से डिलीट हुई थी वहीं आ जाती है। लेकिन दोस्तों अपने को रिसाइकल बिन में भेजना ही नहीं है, तो शिफ्ट प्लस, शिफ्ट क्या है, कॉम्बिनेशन की है ना, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो वो चीज परमानेंट डिलीट, उसको रिट्रीव नहीं कर पाओगे, उसको वापस नहीं ले आ पाओगे, ठीक है, सीधा स्थायी तौर पर डिलीट हो जाएगा। होम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम की लिखे रहता है, एंड की लिखे रहता है, तो होम की दबाओगे ना तो पेज के सबसे पहले लाइन में चले जाएगा या सबसे पहले पेज में चले जाएगा, ठीक है। होम की किसी पेज, डॉक्यूमेंट, लाइन, पैराग्राफ के प्रारंभ में, होम मतलब चालू कहां से होता है? घर से होता है, तो घर में पहुंच जाएगा, पहले पहुंच जाएगा, सबसे शुरुआत में, ठीक है। एंड की में सबसे एंड में, या तो लाइन के एंड में या पेज के एंड में, ठीक है। पेज अप की, एक पेज ऊपर जाएगा, पेज डाउन की, एक पेज नीचे जाएगा, ये सब नॉर्मल सी चीजें दोस्तों आपने किया हुआ है। इंसर्ट की, है ना, इंसर्ट की से क्या होता है, किसी भी चीज को इंसर्ट करते हैं, इस बटन का प्रयोग किसी संग्रहित डाटा पर ओवरराइट करने के लिए, क्या करने के लिए? उसके ऊपर लिखने के लिए, अर्थात पहले से लिखे गए अक्षर या टेक्स्ट के स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। आपका कर्सर यहां पे है, आप इंसर्ट दबाओगे तो वो चीजें के ऊपर कुछ नई चीजें लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो ना मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते हो, कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या करेंगे? प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन पे जो भी चीज दिख रही है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक। स्क्रॉल लॉक, है ना, सूचना ऐसे धीरे 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 स्क्रॉल हो रही है, स्क्रॉल हो रही है, उसको अगर स्क्रॉल लॉक दबा दोगे तो वहीं रुक जाएगी सूचना, फिर हटाओगे फिर चालू हो जाएगी, ठीक है। इंटर की या रिटर्न की, इंटर का मतलब क्या होता है पता है आपको? एग्जीक्यूट करना, कुछ भी चीज लिखे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपन क्या करते हैं? इंटर दबाते हैं, ठीक है। चलिए, मॉडिफायर की, कंप्यूटर के इनपुट डेटा, टेक्स्ट इत्यादि को मॉडिफाई करने के लिए होता है, जैसे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट मॉडिफायर की के साथ किसी बटन को दबाने पर उस बटन की परिभाषा को बदल देता है। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसका प्रयोग शॉर्टकट की के रूप में किया जाता है। अगर आप शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट के, ये तीनों मॉडिफायर की है, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, इसको क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। इसके साथ अगर किसी दूसरे बटन को दबाओगे ना तो कुछ नया काम होता है, जैसे कंट्रोल के साथ ए दबा दिए तो पूरा चीज सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल के साथ सी दबा दिए तो क्या हो जाएगा? कॉपी, है ना, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, है ना, पेस्ट, कंट्रोल जेड कट, ठीक है। तो इससे क्या होता है? काम बदल जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो की के जोड़े के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड में दो सेट होते हैं, आपका शिफ्ट 2 बटन होगा, ऑल्ट 2 बटन होगा और कंट्रोल 2 बटन होगा, ठीक है। टॉगल की बता दिया, टॉगल की जिससे क्या होता है? बटन के काम बदल जाते हैं, ठीक। चलिए, स्टिक की, कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करते समय अर्थात किसी उपयोगकर्ता द्वारा 2 या 2 से अधिक बटन को एक साथ दबाने में असुविधा होती है। अब मान लो कंट्रोल ए दबाना है, 2 बटन को एक साथ नहीं दबा सकते तो स्टिक की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे बचने के लिए हम स्टिक की का प्रयोग करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है? कंट्रोल शिफ्ट ऑल और विंडो, कंट्रोल शिफ्ट ऑल और विंडो को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रखा जा सकता है जब तक कोई दूसरा बटन ना दबाया जाए। स्टिक चालू करना, शिफ्ट बटन को लगातार 5 बार दबाने पे, स्टिक बंद करना दोनों शिफ्ट बटन को एक साथ दबाने पे, ठीक है। नोट, कंट्रोल ऑल डिलीट, ये हमेशा पूछता है, ये जो आपका कॉम्बिनेशन की है ये पूछता है कंट्रोल ऑल डिलीट, इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है ना वो बंद हो जाएगा, ब्लू स्क्रीन आ जाएगा और टास्क मैनेजर खुल जाएगा। ऐसा कब करते हैं? जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, आपका माउस काम नहीं कर रहा है, आपका कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल और डिलीट तीनों एक साथ दबाओ, ब्लू स्क्रीन आ जाएगा, टास्क मैनेजर कुछ कुछ मेन्यू आ जाएगा, टास्क को बंद कर दीजिए, कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, जो करना है करिए।
कंट्रोल ऑल डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट, इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चल रहा है, मालूम जैसे आप सपोज दैट, ठीक है, आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, है ना, और अब कुछ टाइप हो ही नहीं रहा है, रुक गया है, कंप्यूटर हैंग हो गया है, आप जाइए कंट्रोल ऑल डिलीट दबाइए, ये बंद हो जाएगा, ब्लू स्क्रीन आ जाएगा। टास्क मैनेजर में जाइए, ये टास्क खुला, उस टास्क को बंद कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इतना तो किया ही हो गया आप। कंट्रोल ऑल डिलीट, इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में जो प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं और कंप्यूटर शुरू वाली अवस्था में, अपने बिगिनिंग अवस्था में पहुंच जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर जब हैंग होता है ना तब करते हैं। टास्क मैनेजर विंडो ओपन करने के लिए भी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एकदम इनिशियल लेवल पे पहुंच जाता है, जितने भी आपके प्रोग्राम चालू हैं वो सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, टास्क मैनेजर खुल जाएगा। 104 से 108 होती है, ठीक है। आज क्वार्टी कीबोर्ड चल रहा है, ये भी बता दिए। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहां है? सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका मोबाइल। मोबाइल के ऊपर ही क्या बन जाता है? कीबोर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, अगर आप कंप्यूटर में आपके कीबोर्ड नहीं है, आप माउस से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ला लो, फिर माउस से ही कीबोर्ड में टैप कर करके टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये सब आप देखे हो जी, है ना। इसीलिए वर्चुअल कीबोर्ड यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक हार्डवेयर पर इंस्टॉल किया जाता है। हार्डवेयर समतल सतह पर किरणों के माध्यम से कीबोर्ड की छवि बनाता है, जिसका प्रयोग हम कीबोर्ड की तरह करते हैं। इसमें टूट फूट होने की, जगह घेरने की जरूरत नहीं होती है ना। कीबोर्ड के पर वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक। आपका कीबोर्ड है, आप देख रहे हो इतना बड़ा प्लास्टिक का कीबोर्ड है, वो जगह घेरा है, उस पर खटर 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 टाइप कर रहे हो, गिरेगा, टूट फूट हो सकता है। आप वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, अब वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ना तो क्या होगा, जैसे उस कीबोर्ड को ऑन करोगे तो सामने जो सरफेस रहेगा वहां पे एक लेजर निकलेगा, है ना, वहां एक लेजर निकलेगा और लेजर से लाइट से कीबोर्ड बन जाएगा। लाइट से कीबोर्ड बन जाएगा, वो कीबोर्ड रहेगा नहीं, केवल दिखेगा परछाई, और उस परछाई को छुओगे तो टाइप होगा। ये कहां दिखाता है पता है? आपके इंग्लिश मूवी में दिखाता है, देखना, कोई भी आपका साइंटिफिक वाली इंग्लिश मूवी में देखना, ऐसा वर्चुअल कीबोर्ड दिखाता है। आपके क्रिस मूवी में दिखाता है वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है, तो ये देखो वर्चुअल कीबोर्ड बन जाएगा, है ना। आधुनिक समय में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड, है ना, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड मतलब रबड़ का कीबोर्ड रहेगा, उसको मोड़ के जेब में रख लो। ठीक है ना। अर्गोनॉमिक कीबोर्ड, है ना, भिन्न होता है। ये क्या होता है? इस कीबोर्ड का निचला हिस्सा गोलाई के लिए होता है, अंग्रेजी वी अक्षर के आकार पे होता है ये, है ना। ये लंबे समय तक कार्य करने के लिए होता है। हैंड होल्ड कीबोर्ड, ये एकदम छोटा सा कीबोर्ड होता है, इसको रिमोट की तरह हाथ में पकड़ सकते हो, चला सकते हो। वर्टिकल कीबोर्ड, ये कीबोर्ड ऐसे ऊपर उठा होता है, बीच में फिर ऐसे, है ना, बेंच जैसे, बीच में भी टाइप करते सकते हो, इधर भी कर सकते हो, हाथ दर्द नहीं देगा। माउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? पॉइंट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि माउस के द्वारा ही कर्सर को कहीं भी ले जाके आप क्या करते हो? पॉइंट करते हो। तो माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ऐसे इधर ले जाओगे यहां कर्सर आ जाएगा, इधर ले जाओगे यहां कर्सर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो माउस के बारे में फटाफट देख लेते हैं, है ना। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, जिसका उपयोग डाटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार, है ना, 1964 में डगलस सी इंजेलबर्ट ने किया था। यह पूछा जाता है कौन किए थे? इंजेलबर्ट ने किया था। माउस का प्रमुख उपयोग कर्सर या पॉइंटर को, आप देखियो ना, एरो रहता है, कर्सर, कर्सर क्या होता है जी? एरो देखियो ना, तीर, जिससे आप कुछ भी चीज को सेलेक्ट करते हो, है ना। अगर यही मान लो कंप्यूटर है तो मैं माउस को घुमा के कर्सर को यहां ले आऊंगा और इंटर करूंगा तो ये जो भी ऑप्शन रहेगा खुल जाएगा। ठीक है, इंजेलबर्ट ने किया था, है ना। माउस का प्रमुख उपयोग कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः विकल्प चुनने के लिए किया जाता है। विकल्प चुन सकते हो। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन में ये माई कंप्यूटर है ना, ये MX प्लेयर है, ये आपका फोटो है, ये आपका PDF डॉक्यूमेंट है, ये और कुछ है। तो किसी भी ऑप्शन में से एक में जाओगे और डबल क्लिक करोगे, ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो इससे आप क्या करते हो? चूज करते हो। और फॉर्म भरते समय जो 2-3 ऑप्शन रहते हैं उसमें भी एक में जाके टिक करते हो और ये टिक हो जाता है ना। और आप क्या करते हो? आप जब ऑनलाइन एग्जाम दिलाते हो तो आंसर भी किससे सेलेक्ट करते हो? ये 4 दिया हुआ है, तो बी सेलेक्ट करना है तो बी में जाके टिक करोगे, बी सेलेक्ट हो जाएगा। तो माउस से क्या होता है? अपन ऑप्शन में से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, इसका प्रयोग मुख्यतः विकल्प चुनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग को प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है ना। पहले क्या होता था? पहले ऐसे गोल वाला, ठीक है,
गोल वाला स्विच आता था, इसमें 3-4 ऐसे होल बने होते थे। ये कनेक्ट होता था किसमें? कंप्यूटर में। ठीक, उसको बोलते हैं PS2, ग्रीन कलर का होता था हमेशा, PS2 प्लग। जो पुराने माउस है वो PS2 प्लग से जुड़ते थे। ठीक है, नए माउस कौन से है? नए माउस USB माउस है, ऐसे रहेगा USB, आप जैसे पेन ड्राइव लगाते हो लगा दो, USB से चलेगा। और नए माउस कौन से माउस है? नए माउस है आपके ऑप्टिकल माउस है ना, वो किसमें? लेजर से काम करते हैं। पहले क्या होता था? ट्रैक बॉल वाला माउस आता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउस को वायरलेस तकनीक द्वारा भी जोड़ा जा सकता है, ये आपको पढ़े हो है ना। मॉनिटर स्क्रीन पर जो मूवमेंट एरो हमें दिखाई देता है उसे कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखने के लिए माउस में राइट क्लिक बटन का प्रयोग करते हैं, उसका जो भी डिटेल है वो पता चल जाता है। माउस के प्रकार, वायरलेस माउस आपको पता है, मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस में रबड़ के बॉल का प्रयोग कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है या घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं देखा हूं मैकेनिकल माउस है ना, बॉल वाला, आप लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, सपोज दैट ये माउस है ना, माउस के नीचे ना यहां पे एक बॉल रहता था, ये बॉल रहता था रबड़ का। जब माउस को इधर घुमाते थे तो बॉल घूमता था, बॉल अंदर ही अंदर घूमता था। अब अंदर ही अंदर ये घूमता था तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था? कर्सर मूवमेंट करता था। बॉल माउस को इधर घुमाते थे, सेम कैसे बताऊं? एक छोटा सा बॉल लो, उसके ऊपर कटोरी डालो और कटोरी से बॉल को घुमाते रहो, जिधर जिधर बॉल घूमेगा उधर उधर माउस काम करेगा। सेम उसी सिद्धांत पर काम करता था। उसके अंदर एक बॉल रहती थी रबड़ की। ठीक है, ऑप्टिकल माउस, आज के डेट में क्या होता है? आप माउस को पलट के देखना, अंदर लाल कलर का लेजर निकलते रहता है और एक कांच रहता है। जब लेजर जमीन में टकराता है और वापस परावर्तित होकर कहां जाता है? कांच में, तो वो कांच बताता है कि किधर जा रहा है लेजर का प्रकाश। उसके हिसाब से क्या होता है? माउस काम करता है। जो काम बॉल कर रहा था वही काम अब लेजर करता है। तो अभी सबसे ज्यादा क्या है? ऑप्टिकल माउस ही कर रहा है। ठीक, चलो माउस के कार्य, क्लिक, माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को चुनते हैं, आप देखे ही हो। अभी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना। आपको बाहर फोटो दिखाता है, उस फोटो को या उस आइकॉन को, सॉरी आइकॉन को क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। अब आपको वर्ड फाइल खोलनी है तो वहां पे वर्ड फाइल का आइकॉन रहता है, माउस को ले जाते हो उसके ऊपर और क्या करते हो? डबल क्लिक करते हो और वो खुल जाता है। डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक करते हो और वो खुल जाता है। क्लिक, माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को चुनने को क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को चुनकर उसे क्रियान्वित करने के लिए, खोलने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। राइट क्लिक, राइट क्लिक से क्या होता है? उसके प्रॉपर्टीज दिखती है ना। ड्रैग और ड्रॉप, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस को ले जाओ, लेफ्ट क्लिक करो उसके ऊपर और छोड़ो मत, और माउस को खींचते हुए ले जाओगे ना तो ऑब्जेक्ट भी स्क्रीन में खींचते हुए दूसरे जगह आ जाएगा। उसी को कहते हैं ड्रैग और ड्रॉप। अब मान लो एक फोटो है, उसको आप एक फोल्डर में डालना चाहते हैं, फोटो के ऊपर जाइए, कर्सर रखिए, लेफ्ट क्लिक दबाइए और खींचते हुए उस फोल्डर पे ले जाके छोड़ दीजिए। फोटो कहां चल जाएगा? फोल्डर के अंदर चल जाएगा। उसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। पेंट करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है? यह एक माउस जैसा ही डिवाइस रहता है, ये एक माउस जैसा ही डिवाइस है ना। ये पूछा जाता है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। इसका प्रयोग कैड कैम में उपयोग कर रहे सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है। कैड कैम कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जो घर का डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्चर लोग जो घर का डिजाइन बनाते हैं वो किसमें बनाते हैं? कैड सॉफ्टवेयर में। और जो मैकेनिकल वाले रहते हैं वो बड़ा बड़ा आपका जॉब बनाते हैं, वो भी किसमें बनाते हैं? कैड में है ना। तो उसमें माउस के जगह ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। होता क्या है? एक ऐसे चौकोन करके, ठीक, एक चौकोन ऐसे रहेगा, उसके बीच में यहां बॉल रहेगी। इस बॉल को उंगली से ऐसे घुमाओगे, इधर करोगे उधर करोगे, उसी के अनुसार क्या होगा? उसी के अनुसार कर्सर मूवमेंट करता है। सेम यही मैकेनिकल माउस जैसा ही है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसका प्रयोग कैड कैम में उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में माउस में किया जाता है। ट्रैक बॉल में एक रबड़ की बॉल होती है जो माउस के विपरीत डिजाइन में लगी होती है और आप उसको देख सकते हैं चित्र में है ना। बॉल को लेफ्ट राइट मूव करने पर कर्सर मूव करता है। ठीक है, चलिए जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल के ऊपर एक लकड़ी लगा दो और उस लकड़ी के सहायता से बॉल को घुमाओ।
वो हो गया जॉयस्टिक। पहले के मोबाइल में, नोकिया के मोबाइल में बीच में आता था जॉयस्टिक बटन, ऐसे निकले रहता था हल्का सा बटन, है ना, उसको इधर करोगे तो इधर जाएगा, इधर करोगे तो इधर जाएगा, ठीक है। टच पैड, टच पैड आप देखे हो कहां है टच पैड? टच पैड आपका रहता है लैपटॉप में। लैपटॉप में माउस क्या रहता है? टच पैड के रूप में। वो चौकोन जगह को टच करोगे तो वो काम करेगा। लाइट पेन, लाइट पेन क्या है? आप जो भी लिखोगे वो स्क्रीन में लिखाते रहेगा। लाइट पेन के पैड में आप अगर मान लो कुछ लिखते हो तो वो स्क्रीन में लिखाएगा, ठीक है। ये किसके लिए? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ना समझाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए ज्यादा उपयोग होता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में आपका क्या है? आपका मोबाइल है। स्कैनर, स्कैनर में क्या होता है? आप किसी भी चीज को रखते हो स्कैन मशीन में, दबाते हो, एक लाइट आती है। वो लाइट क्या करती है? जो भी चीज है ना, उसको सेंस करके उसके ही अकॉर्डिंग एक इमेज बना देती है और उस इमेज को सेव कर देती कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये हो गया। जो आप स्कैनर में कुछ भी चीज स्कैन करोगे ना, वो कौन से फॉर्मेट में सेव होता है? बिट मैप में। ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को किस में करते हैं अपन? बिट मैप में करते हैं सेव। वो बाय डिफॉल्ट बिट मैप में सेव होता है। स्कैनर भी आप लोग देखे हुए हो, ठीक है। चलो स्कैनर के प्रकार छोड़ दो। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ठीक है। OMR सीट मिलता है ना आपको? OMR सीट मिलता है। इसमें क्या होगा? एक सीट रहेगा, इसमें आप यहां बिंदी कर दिए, यहां यहां ऐसा ऐसा गोल लगा दिए, ठीक है। अब इसको डालोगे ऑप्टिकल मार्क रीडर में, ये पूछा जाता है फुल फॉर्म। ऑप्टिकल मार्क रीडर में डालोगे तो ये बिंदियों को सेंस करके पढ़ता है और इनपुट देता है। ये जो आप डॉट किए रहते हो ना, उसको सेंस करता है। आप जो गोला लगाए रहते हो ना, उसको सेंस करके एक इमेज बनाता है और उससे आपका OMR क्या होता है? चेक होता है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही एक और चीज आता है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। ये क्या करता है? ये एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से कागज पर लिखे हुए डेटा को पढ़ा जा सकता है। कैरेक्टर को रीड करता है। OMR क्या करता है? मार्क को रीड करता है, ठीक है। OCR क्या करता है? कैरेक्टर को रीड करता है। तो जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ा जाता है। OCR स्कैन किए गए हार्ड कॉपी को डिजिटल वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है, ठीक है। हार्ड कॉपी को डिजिटल वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। अगर आप कुछ लिखे हो, एक लेटर लिखे हो, उसको OCR में आप क्या कर दो? स्कैन कर दो, वो उसको वर्ड फॉर्म में बदल देगा, ठीक है। चलिए, स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम इमेज के रूप में संपादित कर सकते हैं, जबकि OCR में स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम टेक्स्ट के रूप में संपादित करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप स्कैनर में स्कैन किए हो तो वो इमेज फॉर्मेट में सेव होता है। और कौन से फॉर्मेट में? बिट मैप फॉर्मेट में। स्कैनर में जो भी चीज स्कैन की जाती है वो इमेज के फॉर्म में सेव होती है, ठीक, इमेज के फॉर्म में, बिट मैप में। OCR में अगर कुछ चीज स्कैन करोगे ना, तो वो किस फॉर्म में सेव होगी? वो टेक्स्ट के फॉर्म में सेव होगी। मतलब वो अक्षर को आप बदल भी सकते हो, टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है, सेव होगी। स्कैन किए गए टेक्स्ट को OCR फॉन्ट, है ना, ASCII कैरेक्टर से मिलना जरूरी होता है, ठीक है। ASCII कैरेक्टर मतलब पूरे अल्फाबेटों का एक समूह है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर, ठीक है, ऐसा है। तो आप जो भी टाइप करते हो ना, वो ASCII में पहले से मौजूद है, इसीलिए वो कंप्यूटर पे दिखता है। तो जो आप स्कैन कर रहे हो वो ASCII में मौजूद होना चाहिए, है ना। ये आता है आपका क्या? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये हमेशा पूछता है। इसका बेस्ट उदाहरण है चेक। चेक के नीचे ना नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को स्कैन करने के लिए क्या करते हैं? OCR का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड को किससे लिखता है? वो आयरन ऑक्साइड से लिखा हुआ आता है ना। काला कलर का लिखना चेक नंबर। जब आप चेक जमा करने जाते हो दोस्तों, तो चेक नंबर डालते हो कि नहीं डालते हो? चेक नंबर डालते हो। तो वो चेक नंबर कैसे स्कैन होता है? वो स्कैन होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर से, MICR से। आप कभी भी बैंक में चेक को स्कैन करते हुए देखना, ऐसे डालते हैं, घूम के फिर आता है, फिर दूसरा चेक डालेंगे, फिर घूम के आएगा। उससे क्या होगा? उससे वो चेक का नंबर स्कैन हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसका उपयोग बैंक में चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड को स्कैन करने के लिए होता है, चेक को पढ़ने के लिए होता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। इस कोड में 0 से 9 तक की 4 संख्याएं, है ना। और क्या होता है आपका? अमाउंट,
डैश, ऑन अस, ट्रांजिट, कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए क्यूआर कोड रीडर, क्यूआर कोड रीडर तो आप देखे हो। बार कोड रीडर, डी मार्ट गए हो ना, डी मार्ट गए हो तो वो लोग किसको स्कैन करते हैं? बार कोड को स्कैन करते हैं। बार कोड होता क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो बार कोड दिया हुआ है, ठीक है, एक डब्बा रहेगा, उसमें बहुत सारी मोटी पतली लाइन रहेगी अलग अलग दूरी पे, ठीक है, एक लेजर लाइट से इसको स्कैन किया जाएगा और इस पर जो भी सूचनाएं रहेगी वो कंप्यूटर में दिखने लगेगी। सूचना कहां एकत्रित होती है? ये गैप के बीच में, ये जो गैप रहता है ना, इसमें सूचना एकत्रित होती है, तो गैप के अनुसार सूचना को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बार कोड रीडर का बेस्ट एग्जांपल है, कहीं बड़े मॉल में कपड़ा लेते हो तो वो स्कैन करता है बार कोड स्टिकर को, डी मार्ट गए हो तो वहां स्टिकर को स्कैन करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक का बेस्ट उदाहरण क्या है? आप जाते हो बैंक में पैसा लगाने और अंगूठा लगाते हो, राशन, अरे सबसे बढ़िया, आप राशन लेने जाते हो अंगूठा लगाते हो, वो क्या है? बायोमेट्रिक है। ठीक है, फिंगरप्रिंट स्कैनर उसी में आता है, फेस स्कैनर उसी में आता है, रेटिना स्कैनर उसी में आता है। फेस स्कैनर कहां होगा? जब आप नौकरी लग जाओगे ना तो वहां पे क्या करोगे? ऑनलाइन पंच करोगे, तो पहले अंगूठा लगाओगे, छोटे से कैमरे में आपका फेस दिखेगा और उसी से आपका अटेंडेंस लगेगा, उसी से क्या लगेगा? अटेंडेंस लगेगा। छोटी सी मशीन लगी रहती है, देखना काले कलर की, है ना। चलिए रेटिना स्कैनर, रेटिना स्कैनर आपके आधार कार्ड के द्वारा जो होता है देखे हो आप, ठीक है। और डिजिटाइजर, डिजिटाइजर, ठीक, ये क्या होता है? लाइट पेन की मदद से डिजिटाइजर पर ड्राइंग बनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर डिजिटल रूप में किस में लेता है? आपके इनपुट ले लेता है। एक पैड रहता है, पैड में जो भी ड्राइंग बनाओगे वो कंप्यूटर में दिखने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं। डिजिटल, जब आप रजिस्ट्री करने गए होगे ना, रजिस्ट्री करवाने कभी गए हो तो एक छोटी सी मशीन रहती है, उसमें जैसे कैलकुलेटर का स्क्रीन रहता है वैसे स्क्रीन रहता है, और ऐसा ही पेन रहेगा प्लास्टिक का, उस स्क्रीन पे आप जो भी लिखोगे ना वो कंप्यूटर में क्या होगा? लिखा जाएगा। वही है डिजिटाइजर। उससे क्या करते? डिजिटल हस्ताक्षर करते। पहले आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाते थे तो क्या करते थे? पेन से साइन करते थे। अब लाखों लोगों का बनाना है, कलेक्टर और एसडीएम को बोलोगे पेन से साइन करने, तो वो दिन पहा जाएगा पूरा, तो लोग क्या करते हैं? डिजिटल हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, है ना। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब अगर आप कुछ बोलते हो, माइक्रोफोन का बेस्ट उदाहरण मैं बताऊं, आप व्हाट्सएप खोलते हो और उसमें माइक दबा के कुछ भी बोलते हो और वो टाइप होते जाता है, तो वो है माइक्रोफोन। ठीक है, वेब कैमरा, लाइव चैटिंग करते हो, अपना चेहरा दिखाते हो, वो है वेब कैमरा। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जो भी बोलोगे वो लिखाते जाएगा, जो भी बोलोगे वो लिखाते जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि समय कम है ना, तो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्पल का वॉइस असिस्टेंट को क्या कहते हैं? सिरी, है ना। एप्पल के वॉइस असिस्टेंट को क्या कहते हैं? सिरी। आप एप्पल का फोन रखे हो तो बोलो हेलो सिरी, उसके बाद हेलो सिरी कॉलिंग द बिट्टू, तो सिरी आपके कॉन्टेक्ट में से बिट्टू को खोजेगी और उसको कॉल लगा देगी। ठीक है, उसके बाद गूगल का असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट, गूगल नाउ, ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी असिस्टेंट, अमेजन का एलेक्सा, है ना। अमेजन से आप एलेक्सा डिवाइस मंगाते हो और आप बोलते हो हेलो एलेक्सा स्विच ऑफ द फैन, वो फैन को बंद कर देता है। हेलो एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, वो टीवी को ऑन कर देता है। वो क्या है? वो आपका आवाज से काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फेसबुक का क्या है? फेसबुक एम है। गूगल का क्या है? गूगल असिस्टेंट है। सैमसंग का क्या है? बैक्सबी है। ये वॉइस असिस्टेंट है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर, है ना, कार्ड में जो डेटा स्टोर है उसको पढ़ता है। सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है आपका? एटीएम। एटीएम में जो आपका कार्ड है उसमें जो काला पट्टी रहता है ना, उसमें आपका पूरा अकाउंट नंबर और इंफॉर्मेशन सेव रहता है। जैसी कार्ड को डालते हो उसके डेटा को पढ़ता है और आपके अकाउंट से पैसा निकाल के दे देता है। डिजिटल हस्ताक्षर ये बता दिए हैं। ठीक है, चलिए इनपुट युक्तियां हो गई, पढ़ लिए। अब आउटपुट युक्तियां देखते हैं। आउटपुट, है ना, जिससे डेटा प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आउटपुट कहते हैं। जिससे डेटा प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं आउटपुट। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। ठीक, जिससे डेटा प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिलता है वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर में इनपुट के बाद हुए प्रोसेस से प्राप्त सूचना को क्या कहते हैं, आउटपुट। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा आउटपुट कहलाता है। अब ना मैं क्या किया, 2+2 लिखा, उसको जोड़ा, जोड़ने के बाद मेरे को जो 4 दिखा रहा है वही है आउटपुट, रिजल्ट होता है आउटपुट। ठीक है, ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा रिजल्ट को दिखाने के लिए, ठीक है, प्रोसेस किए हुए डेटा को क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन में बदलने के बाद रिजल्ट दिखाने के लिए जिन चीजों का उपयोग किया जाता है उनको कहते हैं आउटपुट युक्तियां। आउटपुट युक्तियों के कार्य, प्रोसेस के पश्चात डेटा को स्वीकार करना। ठीक है, प्रोसेस डेटा अथवा सूचना को यूजर के समझने लायक भाषा में परिवर्तित करना, परिवर्तित सूचना को यूजर को प्रदान या प्रदर्शित करना। ठीक है, अब चलिए, मान लो आप क्या करते हो, कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि आप लिखे क्या, दीपक। इनपुट डिवाइस क्या करेगा, इसको ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद क्या करेगा, इसको मशीन भाषा में चेंज करेगा, मशीन भाषा में चेंज करने के बाद क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। इनपुट डिवाइस का काम खत्म। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट है वो कौन सी भाषा में, मशीन भाषा में, उसको कौन सी भाषा में चेंज करेगा, हमारे समझने लायक, मतलब इसको वापस दीपक में बदलेगा। दीपक में बदलने के बाद क्या करेगा, यहां पे वो दिखाएगा कि दीपक लिखा गया है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यूजर के समझने लायक रिजल्ट को प्रदर्शित करता है और बनाता है। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में आप देख लेते हैं मॉनिटर या वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको बोलते हैं वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आप देखते हो, मॉनिटर को ही बोला जाता है। ठीक है, यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो प्रोसेस डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। भैया ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका मॉनिटर स्क्रीन। आपका मॉनिटर स्क्रीन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। आपका मॉनिटर स्क्रीन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट को दिखाता है। ठीक है, काम होने के बाद रिजल्ट को दिखाता है, कौन, मॉनिटर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। पर ये सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है, वो जो रिजल्ट दिखा रहा है उसको आप छू नहीं सकते, उसको जेब में रख के ले नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए, सेम जैसे आपका एडमिट कार्ड अगर स्क्रीन में दिखा रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, उसको अगर आप प्रिंट करा के कागज में ले लिए हो तो वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है, कैरेल फर्डिनांड ब्राउन, है ना, कैरेल फर्डिनांड, है ना, कैरेल फर्डिनांड ब्राउन। किसके आविष्कारक हैं ये मॉनिटर या वीडियो के आविष्कारक है। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट 24 FPS है ना, ये पूछा जाता है एक वीडियो में फ्रेम रेट क्या होता है ना, 24 फ्रेम पर सेकंड, 24 फ्रेम पर सेकंड। अब मैं बता रहा हूं, ठीक है, 24 फ्रेम पर सेकंड। एक्चुअल में जो आप लोग वीडियो देखते हो वो वीडियो नहीं होता, वो बहुत सारी फोटो होती है जो बहुत स्पीड से आपके सामने क्या की जाती है, बहुत स्पीड से आपके सामने चलाई जाती है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 24 एक सेकंड में 24 पिक्चर चलती है, फोटो चलती है। ठीक, अब एक आदमी है, ये दौड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। किस दिशा में, इस दिशा में। एक फोटो में ये यहां है, दूसरे फोटो में ये दौड़ते हुए यहां आ गया, तीसरे फोटो में दौड़ते हुए यहां आ गया। ठीक है, चौथे फोटो में दौड़ते हुए ये यहां आ गया। अगर आप इसको फोटो वाइज देखोगे तो ये अलग अलग है। जब इसी फोटो को एक सेकंड में 24 अलग अलग फोटो को बहुत तेजी से चलाया जाएगा तो ये चलता हुआ दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। मैं एक फोटो में यहां खड़ा हूं, अगले फोटो में यहां खड़ा हूं, फिर यहां खड़ा हूं, फिर यहां खड़ा हूं, फिर यहां खड़ा हूं, फिर यहां खड़ा हूं। ठीक है, अब इन सब फोटो को बहुत तेजी से चलाओगे तो मैं ऐसे चलते हुए आपको प्रतीत होऊंगा। फोटो फटाफट चलेगी, स्लाइड स्लो होगा, है ना, स्लाइड स्लो होगा, बहुत तेजी से फोटो चलेगी तो वो क्या होगा, चलता हुआ प्रतीत होगा।
तारे जमीन पे पिक्चर देखे हो, उसमें एक डायरी बनाया रहता है जिसमें वो अपनी माँ से ऐसे दूर होता 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 दिखाता है, कितनी सारी फोटो बनाता है, और जब उसको आमिर खान ऐसे पलट के फटाक से फटाफट फटाफट देखता है तो ऐसा लगता है वो स्क्रीन चल रहा है, फोटो चल रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो वीडियो होता है वो फोटो ही होता है। बहुत सारे फोटो को बहुत तेजी से एक के बाद एक प्रस्तुत करने पर वो क्या दिखता है, वीडियो जैसा दिखता है। आप जो थिएटर में मूवी देखते हो वो किस में रहता है, वो रील में रहता है। ऐसे वो एक रील रहती है ना, जिसमें पहले फोटो खिंचाते थे, यहां एक फोटो, 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 यहां पे ऐसे रील रहता है। आप रील देखे होंगे जिसमें निगेटिव पॉजिटिव पहले फोटो खिंचाते थे जब रील वाला, तो क्या होता था, फोटो धुलने के बाद फोटो के साथ एक निगेटिव देता था। ठीक है, तो वैसे ही निगेटिव में आपकी पिक्चर जो मूवी है वो चलती थी पहले। तो क्या होता था, ये सब फोटो को बहुत तेजी से प्रोजेक्टर के बीच से घुमाया जाता था, तो ये कैसे दिखते थे, वीडियो की तरह दिखते थे। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी आजकल वीडियो में मानक रेट क्या है, 24 फ्रेम पर सेकंड। एक सेकंड में 24 पिक्चरें चलती है और वो वीडियो जैसा दिखता है। ठीक है, डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, वह छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है जिसे पिक्सल या डॉट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, ये स्क्रीन किससे बना है, छोटे छोटे बिंदुओं से बना है ना। ये एकदम छोटे छोटे बिंदु रहेंगे और इन्हीं से मिलके कोई इमेज बनता है ना, उसको बोलते हैं पिक्सल। उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल। अब देखो, आप कैमरा लेते हो ना, इसमें कितना है, 108 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल। वो क्या है, वो है आपका छोटा छोटा बिंदु। जितना ज्यादा पिक्सल रहेगा उतना क्लियर फोटो आएगा। पहले के नोकिया के सामान्य फोन में 2 मेगापिक्सल का क्या रहता था, कैमरा, इसीलिए फोटो अच्छी नहीं आती थी। उसके बाद सैमसंग ने एंड्रॉइड लाया, 8 मेगापिक्सल, फिर 25, फिर 20, 25, 50, अब 108 मेगापिक्सल। और S22 अल्ट्रा तो मेरे ख्याल से और ज्यादा मेगापिक्सल का, वो तो चांद का भी फोटो खींच लेता है। मतलब उसमें इतने बारीक बारीक डॉट हैं कि वो एक अच्छी फोटो बना के देता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, वह छोटे छोटे बिंदुओं से बनता है, बिंदुओं से मिलकर बनता है। किसी भी चीज को एकदम जूम करके देखो, डॉट 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 दिखने लगेगा, वही डॉट क्या है, पिक्सल है। ठीक है, इसी डॉट को पिक्सल कहते हैं। एक वीडियो फ्रेम में तारतम्य में बना होता है। वीडियो क्या होता है, फोटो का लगातार सीक्वेंस होता है, इसीलिए वो चलता हुआ दिखता है। इसमें डॉट या पिक्सल जितने नजदीक होते हैं, चित्र की क्वालिटी उतनी अधिक होती है। जितने बारीक बारीक डॉट होंगे ना, उतना फाइन दिखेगा वो। ठीक है, जिसे डॉट पर इंच, है ना, डीपीआई माना जाता है। मॉनिटर के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। चलिए मॉनिटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक, डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम, ग्रेस्केल और कलर। मतलब मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रेस्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट को मिला के तीसरा कलर, और कलर मतलब पूरा कलर। सीआरटी मतलब जो पुराना वाला टीवी आता था ना, जिसके पीछे इतना बड़ा निकला रहता था, उसको बोलते थे सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। जो पुराने मॉडल का टीवी होता था जिसके पीछे निकला रहता था। अभी तो ये फ्लैट है, अपना स्क्रीन पीछे से फ्लैट है, उसमें पीछे निकले रहता था। ठीक है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का बेस्ट उदाहरण बताऊं, छोटा हुआ कंप्यूटर बोल रहा हूं, कैलकुलेटर का स्क्रीन देखे हो। कैलकुलेटर का स्क्रीन जब टूटता है ना, तो देखना 2 कांच रहते हैं, कांच के बीच में लिक्विड रहता है, उसको दबाओगे ना ऐसे तो काले कलर का लिक्विड दिखता है, वही है एलसीडी। उसके बाद होता है टीएफटी, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, है ना। टीएफटी कौन सा होता है पता है, अधिकतर टीएफटी होता है आपका कंप्यूटर का मॉनिटर, उसको भी दबाओगे ना तो वैसे ही दिखता है वो। ठीक है, उसके बाद होता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें जो पिक्चर बनती है वो छोटे छोटे लाइट से होती है। जो हमारी ये टीवी है ना, ये एलईडी टीवी है। ठीक है, इसमें अगर इधर के 4 लाइट खराब हो जाएंगे ना स्क्रीन के, तो ये ब्लैक लिखने लगेगा। और एलईडी का सबसे बेस्ट उदाहरण, जो आप लोग एडवर्टाइजमेंट चलता है ना रोड के किनारे एलईडी स्क्रीन में, जो चुनाव प्रचार में गाड़ियों में एलईडी स्क्रीन रहता है जिसपे गाने वाने चलते हैं, वो है एलईडी। उसमें छोटे छोटे एलईडी लाइट रहते हैं, उससे क्या बनता है, उससे पिक्चर बनता है। ठीक है, उसके बाद ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, वही है। प्लाज्मा मॉनिटर भी एलईडी का एक रूप है जो उन्नत है, उसमें किसी भी तरफ से देखोगे ना तो चित्र बराबर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम, इसमें 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। ग्रे स्केल मॉनिटर पर ग्रे कलर प्रदर्शित करता है, कलर में कलर दिखता है। कलर टीवी जैसे आती थी आरजीबी, है ना, रेड ग्रीन ब्लू, यही प्राथमिक रंग है।
है ना। रेड ग्रीन ब्लू ही प्राथमिक रंग है जिससे मिलके और रंग बनता है। अगर कोई स्क्रीन में बहुत सारे कलरफुल चीजें दिखा रही है तो बहुत सारी कलरफुल चीजें नहीं है, वो क्या है, वो 3 कलर से मिलके बाकी कलर को बनाया जाता है ना। तो कलर मॉनिटर कितना होता है, 32, 34, 128, 256 रंग को, ठीक है। चलिए, तकनीकी के आधार पर कैथोड रे, है ना, कैथोड रे ट्यूब तकनीकी के आधार पर, ठीक है। ये देखो, पुराना पिक्चर ट्यूब के पीछे और लिखले रहता था, ठीक। उसके बाद एलसीडी, इसमें क्या होता है, 2 कांच के बीच में लिक्विड रहता है, उसके अनुसार क्या बनता है, उसके अनुसार आपका पिक्चर बनता है। टीएफटी मॉनिटर एलसीडी मॉनिटर की तरह पतले प्लेट से बने होते हैं। यह एलसीडी मॉनिटर के मुकाबले ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। एलईडी, ये लाइट से बनता है, ठीक है, ओएलईडी। चलो, प्लाज्मा स्क्रीन एक पतला सपाट पैनल होता है जिसमें छोटे छोटे कांच लगे होते हैं, जिस पर प्रकाश पड़ने पर चमकने पर चित्र बनता है। प्लाज्मा में प्रकाश पड़ने से चमकने पर चित्र बनता है, ठीक है। ये भी वैसी है। पिक्सल, अब देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। पिक्सल, मॉनिटर पर जो हम चित्र दिखाई देते हैं वह छोटे छोटे स्क्वायर डॉट से मिलकर बना होता है। प्रत्येक डॉट को पिक्सल कहते हैं, ठीक है। मान लो मॉनिटर है, मॉनिटर पर एक क्या बना है, मॉनिटर पर एक, सपोज दैट मॉनिटर पर आप एक एप्पल बनाए हो, मॉनिटर पर क्या बनाए हो, एक एप्पल बना दिए हो। ये जो एप्पल है ना, ये कैसे बना है, यहां पे छोटे छोटे डॉट को मिला मिला के, छोटे छोटे डॉट को मिला मिला के एप्पल बना है। यही छोटा डॉट क्या कहलाता है, पिक्सल कहलाता है, ठीक है। जितना अधिक पिक्सल होगा, जितने छोटे डॉट होंगे, जितने पास पास होंगे, उतना क्लियर दिखेगा, ठीक। उसके बाद रिफ्रेश रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्रेश रेट, इसे हार्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश से यह बताता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश कर रहा है। रिफ्रेश मतलब जो मॉनिटर है, ठीक है, हार्ट्ज में नापते हैं इसको। जो मॉनिटर है वो सूचना को, अगर वो सूचना बदल रहा है तो कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, उसको कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है, जितना जल्दी बदलेगा उतना क्लियर दिखेगा, इसी को बोलते हैं रिफ्रेश रेट। रेजोल्यूशन, मॉनिटर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल की संख्या को गुणनफल को रेजोल्यूशन कहते हैं। अब आपके यहां 32 इंच का टीवी होता है, आपके यहां 32 इंच का टीवी होता है, ठीक है, 32 इंच का टीवी होता है। वो 32 इंच कैसे नापते हैं, ऐसे नापते हैं, ऐसे 32 इंच रहेगा तिरछा, ठीक है। तो वही क्या होता है, आपका रेजोल्यूशन होता है ना। मॉनिटर पर आपको पता है, मॉनिटर पर ये मॉनिटर है, ये पूरा पिक्सल से बना हुआ है, ये पूरा पिक्सल से बना हुआ है, तभी तो वहां पे क्या बनेगा, फोटो बनेगा या कुछ चित्र बनेगा, ठीक है। इधर के पिक्सल और इधर के पिक्सल को जब गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, रेजोल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, रेजोल्यूशन। इसी को बोलते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। जैसे आप लोग, है ना, क्या बोलते हो, 720 में डाउनलोड कर लो HD, ठीक है। उसके बाद उससे जाओगे तो 1080, ये क्या होगा, और सुपर HD। इसके बाद जाओगे तो क्या होगा, 1900 वाला क्या होगा, 4K। तो जितना अधिक पिक्सल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका क्लियरिटी रहेगी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक। रिस्पांस टाइम, मॉनिटर के स्क्रीन पर रंग बदलने में लगे समय को रिस्पांस टाइम कहते हैं। जितना कम होगा मॉनिटर उतनी दक्षता से देगा। अभी एक काले कलर के कपड़े को दिखा रहा है मॉनिटर, या कुछ काले कलर को चीज को दिखा रहा है। अब इसके बाद आना है सफेद कलर या लाल कलर का। तो जैसे ही काले कलर का जो वस्तु है वो हटा मॉनिटर से और सफेद कलर का आया, तो तुरंत सफेद कलर का दिखाना है उसको, काला कलर का नहीं दिखाना है। तो जितना जल्दी सूचनाओं के रंग को बदल देगा वो, जितना जल्दी पुरानी सूचना को हटाएगा और नई सूचना को ले आएगा, उसको बोलते हैं रिस्पांस टाइम। अगर आप मेरे को ऐसे ऐसे किए हो, मैं 2 मिनट बाद ऐसे देख रहा हूं, तो मेरा रिस्पांस टाइम बहुत कम है। अगर मैं आप मेरे को ऐसे सट से किए, मैं सट से देखा, तो मेरा रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। तो रिस्पांस टाइम जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा क्लियर दिखेगा स्क्रीन, है ना। क्या होता है, कई बार अगर रिस्पांस टाइम अच्छा नहीं होता ना, तो ऐसे आदमी के जाने के बाद भी
मतलब स्क्रीन में कुछ वीडियो चल रहा है, वीडियो के चलने के बाद भी उसका पीछे कलर दिखते रहता है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं है। वो फोटो चले गई, वो स्क्रीन बदल गया, तो जो नया स्क्रीन है तुरंत उसको दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद डॉट पिच, 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। पिक्सलों की संख्या जितनी अधिक होगी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। एक फोटो में जितना ज्यादा पिक्सल रहेगा वो उतना ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए वीडीटी टर्मिनल एक समान प्रकार का इनपुट डिवाइस है ना, ये छोड़ दो, डम टर्मिनल, इसको अपने को काम का नहीं है। नोट, कलर मॉनिटर में लाल हरा नीला 3 ही रंग होता है और इन्हीं 3 ही रंग के प्रयोग से बाकी रंग बनते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर, इसीलिए इसको बोलते हैं आरजीबी। डिस्प्ले की इकाई डीपीआई के द्वारा मापी जाती है। ये हमेशा पूछता है किसी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसे मापी जाती है, डीपीआई के द्वारा, डॉट पर इंच। जितना ज्यादा पिक्सल रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी, जितना कम पिक्सल रहेगा उतना खराब क्वालिटी। ठीक है, 15 इंच के स्टैंडर्ड मॉनिटर का रेजोल्यूशन कितना होता है, 1024 से 768, ऐसे 1024 फिर 768 होना चाहिए। ग्रे स्केल मॉनिटर या ब्लैक एंड व्हाइट कलर का प्रयोग करके अन्य रंग पैदा करता है। कौन सा, ग्रे कलर। ठीक है, मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मतलब जो चीज जहां पे खत्म हो जाएगी, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है तो उसके आगे ट्रेन नहीं जाती, वहां से ट्रेन वापस आती है। टर्मिनल मतलब वो खत्म। ठीक है, तो अब आपका जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। क्यों कहते हैं, हाँ, मॉनिटर स्क्रीन को हम टर्मिनल और कंसोल भी कहते हैं। टर्मिनल क्यों, क्योंकि वहां पे चीजें खत्म हो जाती, जो चीजें मॉनिटर पे आपके रिजल्ट दिखा और वो खत्म, इसीलिए उसको टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रिंटर, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समय लेके पढ़ेंगे, है ना। प्रिंटर, इससे क्वेश्चन आना है और ये 1,00,000% श्योर है। प्रिंटर से क्वेश्चन आना है और ये 1,00,000% श्योर है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रिंटर से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। बढ़िया है, ये तो सबको पता है। भाई मेरा ये प्रिंट करा लेना, भाई मेरा एडमिट कार्ड प्रिंट करा लेना, मेरा आधार कार्ड प्रिंट करा लेना। प्रिंटर का नाम तो दैनिक जीवन में आता ही है। जब से आधार कार्ड आया है और लोगों ने राशन कार्ड बनाया है तो हर जगह आधार कार्ड और राशन कार्ड का फोटो कॉपी जमा कर रहे हैं प्रिंट करा करा के। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड है इसलिए थोड़ा सा स्पीड पढ़ रहे हैं। चलिए प्रिंटर देख लेते हैं। बहुत सरल टॉपिक है, फोकट का क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन आना 1,00,000% श्योर है और आएगा ही। प्रिंटर से क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में बदल जाती है। मतलब ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में बदल जाती है, मतलब ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर प्रोसेस डेटा को हार्ड कॉपी के तौर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक साझा आम संसाधन है, अर्थात प्रिंटर का प्रयोग कई डिवाइस के साथ जोड़कर शेयर कर आउटपुट भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से, किससे, पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। आप अपने सीपीयू के पीछे देखोगे ऐसे एक प्लग रहेगा और उसमें भयानक सारे ऐसे छेदे 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 रहेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। ठीक है, तो ये पैरेलल पोर्ट जिसके अंदर बहुत सारे प्लग रहेंगे, है ना, उससे किसको जोड़ा जाता है, प्रिंटर को। प्रिंटर को हमेशा पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर की गति सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड, एलपीएम, लाइन पर मिनट, पीपीएम, पेज पर मिनट से मापते हैं। ठीक है, प्रिंटर की गति को किससे मापते हैं, सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड, 1 सेकंड में कितना कैरेक्टर प्रिंट करता है। लाइन पर मिनट, 1 लाइन को प्रिंट करने में कितना समय लेता है। पेज पर मिनट, 1 पेज को प्रिंट करने में कितना समय लेता है। किसी चित्र के रंग की गहराई को किससे मापा जाता है, बिट्स से। कितना गहरा कलर है, कितना डार्क कलर है, इसको किससे मापते हैं, बिट्स से। प्रिंटर का वर्गीकरण, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा, एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर क्या करेगा, एक पूरे लाइन को प्रिंट करेगा। और पेज प्रिंटर क्या करेगा, एक पूरे पेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, पेज प्रिंटर का मैं एक सीधा सीधा उदाहरण दे देता हूं। आपका जो फोटोकॉपी मशीन है वो पेज प्रिंटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रिंट करने के तरीके के आधार पर इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब मैं बता रहा हूं, यही गेम बनता है।
ठीक है, यही गेम बनता है और यहीं से क्वेश्चन आता है, यही गेम बनता है और यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक, आप लोग कभी सील लगाए हो, स्टाम्प लगवाए हो? स्टाम्प पैड में क्या होता है, ये एक पेपर है, यहां पे आपको स्टाम्प लगाना है, यहां पे आपको स्टाम्प लगाना है। ठीक है, सील जी स्टाम्प, तो क्या करते हो, ये स्टाम्प पैड है जिसपे स्याही है, जिसपे स्याही है। आप क्या करते हो, सील को यहां से उठाते हो, ये सील है, ठीक, इस पे कुछ 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 लिखा है, सील को यहां से उठाते हो, यहां टच करते हो, सील में स्याही लग गई, अब सील को उठाओगे यहां टच कर दोगे तो यहां पे सील लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब कहानी सुनो, ये सील पेपर से टच हुआ तभी प्रिंट हुआ यहां पे सील। हाँ, तो जो प्रिंटर में प्रिंट करने वाला हेड है वो कागज से अगर टच होता है, कागज पे दबाव डालता है, कागज पे इंपैक्ट डालता है, तो उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रिंट हेड है, जो प्रिंट कर रहा है, वो कागज में टच हो रहा है, कागज में दबाव डाल रहा है, कागज में इंपैक्ट डाल रहा है, इसीलिए बोलते हैं उसको इंपैक्ट प्रिंटर। आप लोग अभी जाओगे मेरे दोस्तों, मेरे रणबांकुरों, युद्धवीरों, मेरे अंतिम 11, तो आप लोग जैसे ही एग्जाम दिलाने जाओगे तो जो आपके इन्विजिलेटर हैं वो एक ठोक स्टाम्प पैड लाएंगे स्याही वाला, उस पे आपका अंगूठा लगाएंगे और अंगूठा लगा के अटेंडेंस सीट पे आपके अंगूठे को टच करवाएंगे। आपका अंगूठे का जो चिन्ह है, फिंगरप्रिंट, वो कागज पे छप गया, तो वो इंपैक्ट था कि नॉन इंपैक्ट था? छपा कैसे, इंपैक्ट तरीके से छपा कि नॉन इंपैक्ट तरीके से छपा? आपका अंगूठा कागज में दबाव डाला ना, कागज को छुआ ना, कागज को इंपैक्ट डाला ना, तो वो है इंपैक्ट प्रिंटर। सेम ऐसे ही कागज में दबाव डालकर, कागज को छूकर, कागज में दबाव डालकर अगर प्रिंट हेड प्रिंट कर रहा है तो वो इंपैक्ट प्रिंटर है। कागज में बिना दबाव डाले दूर से ही प्रिंट हो रहा है तो वो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। चलिए, कहानी यहां तक थी, बढ़िया से खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। यही पूछता है इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, नाम से मैं समझा दूंगा। नॉन इंपैक्ट में थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर कहां है बताऊं, सबसे बेस्ट थर्मल प्रिंटर है आपका एटीएम से जो रसीद निकलता है ना, वो थर्मल प्रिंटर है। वो एक विशेष टाइप की स्याही है जिसपे गर्मी से क्या होता है, चित्र उकेरे जाते हैं, वो है थर्मल प्रिंटर। जब प्रिंट से कर होके निकलता है तो गर्म रहता है, इसीलिए क्या होता है, कुछ समय बाद एटीएम की रिसिप्ट पे लिखा हुआ जो भी चीज है वो मिट जाता है। क्यों? ठंडा होने के बाद। ठीक है, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, कागज रहता है, कागज को दूर से स्प्रे करके प्रिंट कर देता है, जैसे स्प्रे प्रिंटिंग होता है ना। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर क्या करता है, दूर से ही लेजर मार के प्रिंट कर देता है। ठीक है, चलिए, प्रिंट के क्षमता के आधार पर, प्रिंट के क्षमता के आधार पर ये अभी आगे देखते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है उसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। ये टाइपराइटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यों? क्योंकि टाइपराइटर में एक बार में क्या होता है, एक अक्षर टाइप होता है। टाइपराइटर में एक बार में क्या होता है, एक अक्षर, एक कैरेक्टर टाइप होता है। तो ये टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इसकी स्पीड, क्वालिटी और कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर में कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। क्यों? देखिए, जो भी इंपैक्ट प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर क्या करेगा, जो भी इंपैक्ट प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर क्या करेगा, वो कागज को टच करेगा। वो क्या करेगा, कागज को टच करेगा। ठीक है, ये एक कागज है ना। इंपैक्ट प्रिंटर क्या करेगा, कागज को ऐसे टच करके प्रिंट करेगा। इंपैक्ट प्रिंटर में कार्बन कॉपी निकल सकती है, इसके पीछे कार्बन लगा दो, यहां एक और कागज लगा दो। जब ये इसको टच करेगा, कार्बन पे भी दबाव पड़ेगा और चीजें यहां भी छपने लगेगी। कार्बन का कभी यूज किए हो? कार्बन में कैसे लिखते हैं, एक ऊपर पेज रहता है, पेज के नीचे कार्बन लगा देते हैं, उसके पीछे एक और पेज, ऊपर वाले पेज में जो भी लिखोगे वो कार्बन के थ्रू कहां छपता है, पीछे वाले पेज में छपता है कार्बन से। उसी को बोलते हैं कार्बन कॉपी बोलते थे पहले, है ना। तो इंपैक्ट प्रिंटर क्या करता है, कागज को टच करता है, उस पर दबाव डालता है।
इसीलिए उससे कार्बन कॉपी निकाल सकते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कागज को छूता ही नहीं है, दबाव डालता ही नहीं, इसलिए उसमें कार्बन कॉपी नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए यहां तक हुआ है ना। कैरेक्टर प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। अपवाद क्या है? थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर तो है नॉन इंपैक्ट, कार्बन कॉपी केवल इंपैक्ट प्रिंटर से ही प्राप्त की जा सकती है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो कैरेक्टर प्रिंटर तो आपका है ना थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर है, पर ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इसलिए इससे कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती। उदाहरण डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ये दोनों से कार्बन कॉपी निकल सकती है, ये दोनों से कार्बन कॉपी नहीं निकल सकी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एकमात्र ऐसा कैरेक्टर प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका बेस्ट उदाहरण मैं बता रहा हूं, आप लोग अपनी जिंदगी में देखे होंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण क्या है जी? बैंक गए हैं, बैंक में जो मैडम एफडी करती है, उसके बाद उसके पास इतना बड़ा प्रिंटर रहेगा, इधर एक गोल सा चक्री रहेगा जिससे कागज को ऊपर नीचे करेंगे, है ना। यहां बीच में कागज को फंसाएंगे, यहां पे एक प्रिंट हेड रहेगा जो इधर इधर घूम के प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। DMP लिखा रहेगा, अधिकतर टीवीएस कंपनी का रहता है, ये बैंकों में टीवीएस कंपनी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स के खाने होते हैं, यहां भयानक सारे छोटे छोटे बिंदी रहेंगे, छोटे बिंदी रहेंगे। इन्हीं बिंदी से क्या किया जाएगा? अक्षर बनाया जाएगा। अगर एस बनाना है तो ये ऐसे बिंदी रहेगा, ठीक है। फिर ये और मैट्रिक्स है ना, 4 बनाना है 4, तो ये 4 लेवल का बिंदी काम करेगा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जो क्या कर सकता है? ग्राफिक्स भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने बहुत से छोटे छोटे डॉट्स है, उस डॉट्स में से ही वो प्रिंट करके क्या बनाता है? ग्राफिक्स बनाता है। ठीक है, चलिए जैसे आपका वो बिंदी वाला रंगोली रहता है ना, बिंदी मिला मिला के रंगोली रहता है। अब मान लो, ठीक है, ये डॉट्स है, मैट्रिक्स है, ये डॉट्स है, मैट्रिक्स है। अब मेरे को 4 लिखना है, तो ये ऐसे ये बिंदी को मिलाया, ये बिंदी को मिलाया और ये बिंदी को मिलाया, 4 लिखा गया। ऐसे ही अगर मान लो ये डॉट्स है ना, ठीक है, ये डॉट्स है। अब इसमें मेरे को एरो बनाना है, तो ये बिंदी, ये बिंदी, ये बिंदी, ये बिंदी, ये बिंदी, ये बिंदी और यहां से ये बिंदी, एरो बन गया। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ग्राफिक भी बना सकते हैं। लाइन प्रिंटर, चलिए कैरेक्टर प्रिंटर के बाद लाइन प्रिंटर, यह भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है ना। लाइन प्रिंटर भी क्या है? एक इंपैक्ट प्रिंटर है, एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। ठीक है, जो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है, इसकी क्वालिटी लाइन पर मिनट LPM में माना जाता है। इस प्रिंटर के अंदर चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर आते हैं। ठीक है, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर आते हैं। ड्रम प्रिंटर में क्या रहेगा? ऐसे एक गोल ड्रम रहेगा, एक गोल ड्रम रहेगा, ये घूमता है और ये गोल ड्रम में ना ऐसे बीच बीच में पूरे कैरेक्टर लिखे रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में कैरेक्टर लिखे रहेंगे। ये एक ओवरव्यू बता रहा हूं, ये ऐसे घूमेगा, कैरेक्टर लिखे रहेंगे। अब क्या करना है? दीपक टाइप करना है, तो यहां D है, यहां E है, फिर यहां E है, फिर यहां P है, फिर यहां A है, फिर यहां K है। अब एक बार में ये पूरी लाइन टाइप करेगा। लाइन क्या है? दीपक। जैसे ही आप बोलोगे कि दीपक प्रिंट करना है, ये क्या करेगा? D को यहां, फिर उसके बाद E को ले आएगा, फिर E को ले आएगा, फिर P को, फिर A, फिर K। और जैसे ये तीनों एक लाइन में आएंगे, मतलब पांचों एक लाइन में आएंगे, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसका बेस्ट उदाहरण बताऊं, आप एक स्टाम्प देखे हो जो आता है डेट सील लगाने वाला आता है, जिसमें डेट को घुमा घुमा के चेंज करते हैं। जैसे आज 11 है तो 2 ठोक मतलब 11 सेट करेंगे, फिर सितंबर सेट करेंगे, फिर 2024 सेट करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे। सेम वैसे ही ड्रम प्रिंटर काम करता है, वो जो चीजों को प्रिंट करनी है उसको घुमा के एक लाइन में सेट करता है और प्रिंट कर देता है। ठीक है, चलिए
ड्रम प्रिंटर हो गया। बैंड प्रिंटर, बैंड प्रिंटर में ना एक ऐसा चैन रहेगा और इस चैन में पूरे अक्षर लिखे रहेंगे। जो प्रिंट करना है उसको घूम के एक लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर दोनों सेम है ना। चलिए, एक में लोहे की चैन रहती है, एक में बैंड रहता है। अब आते हैं पेज प्रिंटर। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर दे, उसको क्या कहते हैं? पेज प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज प्रिंटर। इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट में मापा जाता है, जैसे लेजर प्रिंटर। इसका उदाहरण है दोस्तों आपका फोटोकॉपी मशीन। क्या है? फोटोकॉपी मशीन है इसका उदाहरण। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर मतलब जिसमें प्रिंट हेड जो अक्षर है वो क्या करेगा? कागज को दबा के प्रिंट करेगा, कागज को टच करके प्रिंट करेगा, इंपैक्ट करके, है ना। इंपैक्ट अर्थात दबाव, टक्कर से होता है। अर्थात ऐसा प्रिंटर जो कागज पर रिबन व कैरेक्टर को हैमर से चोट करके छपाई करता है उसे इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर का बेस्ट से बेस्ट उदाहरण जो अपनी जिंदगी में आपने देखा है वो है टाइपराइटर। ऐसे बटन दबाओगे ठट से पड़ेगा, फिर बटन दबाओगे खट से पड़ेगा। क्या होता है? उस पर कागज रहता है, कागज के बीच में एक रिबन रहता है, रिबन में वो जो कैरेक्टर है वो टच होता है, तो रिबन की स्याही कहां छप जाती है? कागज में छप जाती है। ठीक है, टाइपराइटर में देखियो एक बटन दबाओगे ऐसे खट से लोहा निकलेगा, जाके टच करता है, फिर दबाओगे खट से लोहा निकलेगा, जाके टच करता है, तो वो है इंपैक्ट प्रिंटर। वो कैसे? कागज को टच करके, रिबन को कागज को टच करके प्रिंट कर रहा है, उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये चोट करता है, इंपैक्ट डालता है। इंपैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है। ठीक है ना। अब ठीक है, ये आपका टाइपिंग मशीन है, ये उसके बटन है। ठीक है, ये क्या है? ये यहां पे पेपर फंसा हुआ है, ये पेपर है। ठीक, उसके बाद उसके सामने एक रिबन रहता है काले कलर का, लाल कलर का, जिसमें भी आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे भयानक छोटे 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 बहुत सारे भयानक सारे क्या रहेंगे? अक्षर रहेंगे। अगर आप ए दबाओगे तो यहां से ए उठेगा और यहां प्रिंट करेगा। अगर आप बी दबाओगे यहां से बी उठेगा और यहां प्रिंट करेगा। टाइपिंग मशीन में देखे हो तो वो एक इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इसमें अक्षर को स्याही पर लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा धीमा होता है। ठीक है, ये तो है। इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंट के समय शोर होता है, खट 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 बजता है, टंकण मशीन टाइपिंग। ठीक, इंपैक्ट प्रिंटर में कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकती है। क्यों? क्योंकि उस कागज के पीछे एक कार्बन लगा के और कागज लगा दो, जैसे ही वो कार्बन वो कागज पे पड़ेगा, कागज किसको इंपैक्ट करेगा? कार्बन को, और कार्बन पीछे साइड दूसरे में छाप देगा। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, है ना। देखिए अब देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस में होता है? उसमें मैट्रिक्स रहते हैं, वो मैट्रिक्स की सहायता से ही क्या बनता है? अक्षर बनता है। जो बैंक में आपका पासबुक प्रिंट करते हैं, बैंक में पासबुक प्रिंट करते हैं, या फिर वो एफडी को प्रिंट करते हैं, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कई बार देखना पासबुक में प्रिंट कराते हो तो इतने जोर से प्रिंट हेड दबाता है कि वहां कागज में छेदा हो जाता है। प्रिंटिंग मशीन रहती है ना, इतने जोर से दबाता है कि वहां कागज में छेदा हो जाता है। अब तो खैर लेजर प्रिंटर से भी प्रिंट कर देते हैं, है ना। पहले क्या होता था? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता था। तो कई बार जैसे आप बैंक स्टेटमेंट निकालते हो, है ना, तो वो क्या है? वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट होता है। कई बार इतने जोर से दबाता है कि वहां छेदा हो जाता है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें क्या होता है? डेजी व्हील प्रिंटर में, चलो लाइन से तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पहला कंप्यूटर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना। मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार 1925 में रुडोल्फ हेल ने किया था। ठीक है, मैट्रिक्स का ये देखो, ये मैट्रिक्स बने हुए हैं, है ना, ये मैट्रिक्स है। ठीक, ये पूरे डॉट है, इसी डॉट से एस लिखा जाएगा। ठीक है, वो डॉट डॉट मिलके क्या बनाएंगे? एस बनाएंगे। ठीक, चलिए इसका आविष्कार 1925 में रुडोल्फ हेल ने किया था। इस प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा होता है जिसमें कागज के टक्कर के कारण प्रिंट होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये कागज को टच करेगा। इसमें एक टाइम पर एक ही कलर के प्रिंट हो सकते हैं, इसलिए मोनोक्रोम प्रिंटर कहा जाता है। अब भाई जितने इंपैक्ट प्रिंटर है ना, वो एक समय में एक ही कलर के प्रिंट करेंगे। क्यों?
जिस कलर का स्टाम्प होगा, जिस कलर का आपका स्याही होगा, उसी कलर का प्रिंट होगा। कलर प्रिंटर में आप दुनिया भर का कलर प्रिंट कर लो, ठीक है। चलिए, इस प्रिंटर के दो हिस्से होते हैं, रिबन होल्डर और ड्राइव बेल्ट। एक क्या होगा, रिबन स्याही, और दूसरा रहेगा प्रिंट हेड ड्राइव बेल्ट। वो क्या करेगा, रिबन पे टक्कर करेगा और रिबन उस चीज को कहां छाप देगा, कागज में छाप देगा, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हेड पिन का मैट्रिक्स होता है 7, 9, 14, 28, 24। इसमें देखो, ये है मैट्रिक्स, ये दिख रहा है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये देखो ये मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, एक ऐसे मैट्रिक्स रहेगा, इसमें डॉट बने रहेंगे, ऐसे डॉट में, ठीक है, डॉट रहेंगे। अब आपको एस लिखना है, तो ये ऊपर से ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, बाकी डॉट को छोड़ देगा, जिसमें एस बनेगा उसी डॉट को प्रिंट करेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। क्या है ये, कैरेक्टर प्रिंट है, जो डॉट या पिन के आधार पर प्रिंट करता है। इसके लिए प्रिंटर के रिबन का प्रयोग किया जाता है। साइड की बात है, स्याही रहेगा, रिबन वाला स्याही, स्याही वाला रिबन, उसी में टच करके प्रिंट करेगा। इस प्रिंटर द्वारा ग्राफ और रेखा चित्र उकेरे जा सकते हैं, परंतु इसकी गुणवत्ता बहुत ही निम्न होती है। बैंक में आपका नाम भी रहता है, अंक भी रहता है ना, तो वो क्या है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है। जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, प्रिंट हेड एस की आकृति प्रिंट कर रहा है, ये देखो एस की आकृति प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एस की आकृति प्रिंट कर रहा है, उसमें कई बार के एस को सीक्वेंस में छापा गया, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या, मतलब कैरेक्टर पर सेकंड में नापा जाता है। यह प्रिंटर एक टाइप से टाइपराइटर होता है ना, कैसे होता है, टाइपराइटर के जैसे, ठीक है। इसके क्वालिटी को डीपीआई डॉट पर इंच से मापते हैं। किसको मापते हैं, डीपीआई से मापते हैं, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः अकाउंटिंग एंड बिलिंग में किया जाता है, किसमें, बैंकों में ज्यादा होता है इसका। इसकी संचालन लागत कम होती तथा क्वालिटी भी कम होती। डेजी व्हील प्रिंटर, ये देखो ये व्हील है, डेजी व्हील में ना ये फूल के नाम पे इसका नाम रखा गया, गुलबहार, डेजी फूल के नाम पे। डेजी व्हील क्या रहेगा, मैं बता रहा हूं, देखो डेजी व्हील प्रिंटर में ना एक गोल से चक्री बनी रहेगी और इसी चक्री में पूरा अक्षर प्रिंट रहेगा। इस चक्री में पूरा अक्षर ऐसे प्रिंट रहेगा, इस चक्री में पूरा अक्षर ऐसे प्रिंट रहेगा। अब जो भी प्रिंट करना है वो घूम घूम के, ये ऐसे घूम घूम के प्रिंट करेगा। मान लो यहां सपोज दैट, ठीक है, यहां डी लिखा है, यहां ई लिखा है ना, यहां पी लिखा है ना, यहां ए लिखा है, यहां के लिखा है। अब इसको टाइप करना है दीपक, क्या टाइप करना है, दीपक। तो ये घूम के यहां आएगा और सबसे पहले डी टाइप करेगा, ये घूमेगा, ये कागज है, सपोज दैट ये कागज है, ये व्हील है, डेजी व्हील, और चारों तरफ अक्षर लिखा हुआ है। अब डी टाइप करना है तो घूम के सट से यहां आएगा, डी टाइप करेगा। उसके बाद ई टाइप करना है, घूम के यहां आएगा, डबल ई टाइप कर देगा, ठीक है। फिर क्या करना है, पी करना है, फिर घूम के यहां आएगा, पी टाइप कर देगा। ए करना है, फिर घूम के यहां आएगा, ए करेगा, फिर ये के करेगा। ये घूमते हुए टाइप करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। क्या बोलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, है ना। यह ठोस मुद्रण अक्षवा सॉलिड फॉन्ट वाला इंपैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए रखा गया है गुलबहार के कारण। ये देखो ये प्रिंट हेड है, क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन ये प्रिंट हेड है, यही डेजी व्हील के जैसे दिखता है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, यह लेटर क्वालिटी प्रिंटिंग सुविधा देता है, ठीक है। जिस प्रकार चित्र में दर्शाया गया है, डेजी व्हील प्रिंटर में एक प्रिंटिंग व्हील होता है जिसके चारों तरफ स्पोक्स होते हैं। इन स्पोक्स के ऊपर पेटल व ठोस फॉन्ट छपे होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हील क्षैतिज दिशा में घूमकर प्रिंट की स्थिति पर आता है और हैमर द्वारा स्ट्राइक करके प्रिंट करता है, ठीक है। यह एक रंग ही प्रिंट कर सकता है, ठीक है। इसमें ग्राफिक या चित्र नहीं बना सकता, ये ग्राफिक या चित्र नहीं बना सकता। ग्राफिक और चित्र सिर्फ एक ही बना सकता है, वो कौन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। यह भी कैरेक्टर प्रिंटर है, उदाहरण गोल्फ बॉल प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर समझ में आ गया, इंपैक्ट प्रिंटर है। चलिए उसके बाद देखते हैं लाइन प्रिंटर। इसमें कैरेक्टर की बजाय पूरी एक लाइन प्रिंट होती है। इसमें छापने की गति 300 से 3000 लाइन पर मिनट होती है, 300 से 3000 लाइन पर मिनट होती है, ठीक है। इसकी गति को लाइन मिनट में मापा जाता है। ये इसमें 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये देखो ड्रम प्रिंटर, ये ड्रम है, ड्रम में पूरा कैरेक्टर प्रिंट है, ड्रम में पूरा कैरेक्टर प्रिंट है। जो कैरेक्टर प्रिंट करना है ड्रम घूम के आएगा और उसको
प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए, यह एक लाइन और इंपैक्ट प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ड्रम मतलब पूरा ड्रम का समूह, चेन मतलब चेन में, और बैंड मतलब बैंड में छपा होगा। तो ये क्या करेगा, पूरा लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, यह एक लाइन एवं इंपैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंट के लिए ड्रम रिबन, प्रिंटर हेड तथा हैमर का प्रयोग करता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, ड्रम प्रिंटर तेज घूमने वाला एक ड्रम है। ये देखो ड्रम, ये ड्रम घूमेगा और घूम घूम के प्रिंट करेगा। ठीक है, डेजी व्हील में व्हील घूमता है, चक्का, ड्रम में पूरा ड्रम घूमेगा। ठीक है, उसके बाद वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे होते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का समूह होता है और ऐसे कई बैंड ड्रम पर लगे होते हैं। ठीक है, इन बैंड के माध्यम से लाइन की प्रत्येक स्थिति कैरेक्टर पर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छाप देता है। जब बैंड के कैरेक्टर एक लाइन में आते हैं तो हैमर पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देता है। ठीक है, चलिए, इसमें मैं बताया कि एक ड्रम बने रहेगा। ड्रम में यहां पूरा एक लाइन प्रिंट का रहेगा, एक कैरेक्टर का लाइन, फिर एक कैरेक्टर का लाइन, फिर कैरेक्टर का लाइन, फिर कैरेक्टर का लाइन, फिर कैरेक्टर का लाइन, फिर कैरेक्टर का लाइन। अब क्या होगा, इसमें अपने को फिर से लिखना है दीपक। क्या लिखना है, दीपक। अब डी यहां ऊपर है ना, उसके बाद ई यहां नीचे है। ठीक है, उसके बाद पी यहां ऊपर है। ठीक है, फिर ए यहां है, फिर ये के यहां है, ये सब ऊपर नीचे है। ये कब प्रिंट करेगा, जब घूम के पूरा एक लाइन में आएगा ना, घूम के पूरा एक लाइन में, तो एक साथ पूरी लाइन प्रिंट कर देगा। ठीक है, चैन प्रिंटर, चैन प्रिंटर भी एक लाइन प्रिंटर है। इसमें ड्रम की जगह क्या होगा, चैन होगा। साइकिल का जैसे चैन रहता है, ये देखो चैन प्रिंटर दिख रहा है, साइकिल का जैसे चैन रहता है, इसी चैन में, ठीक है, इसी चैन में क्या होगा, इसी चैन में पूरा कैरेक्टर फंसा रहेगा और वो पूरा एक लाइन में प्रिंट करेगा। यह एक लाइन एवं इंपैक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन रिबन हैमर का प्रयोग होता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि चैन के प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर लिखा होता है। जो चैन होता है ना, चैन के प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर लिखा होता है। ठीक है, कैरेक्टर लिखा होता है, फॉन्ट छपा होता है। ठीक है, चैन घूमकर प्रत्येक फॉन्ट को प्रिंटिंग पोजीशन पर लेके आता है। चैन घूमकर क्या करेगा, प्रत्येक फॉन्ट को प्रिंटिंग पोजीशन पर लेके आएगा, एक लाइन बनाएगा। जो टाइप करना है वो अक्षर का लाइन बनाएगा और पूरे को एक साथ लाइन को प्रिंट कर जाएगा। बैंड क्या होता है, बैंड भी चैन जैसा होता है, पर इसमें लोहे की चैन की जगह बैंड होता है, एक आपका स्टील का बैंड होता है। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये कागज को छुएगा नहीं, दूर से ही प्रिंट कर देगा। ये कागज को छुएगा नहीं, दूर से प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरह का प्रिंटर कागज को चोट नहीं करता, बल्कि दूसरे तरीके से कागज को बिना छुए प्रिंट कर देता है। इसमें रेखाचित्र, ग्राफ, टेक्स्ट, किसी भी प्रकार का रंगीन प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से कार्बन कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि ये कागज को छूता ही नहीं है। ठीक है, यह प्रिंटर शोर नहीं करते, इनकी गति तीव्र होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है ना। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मोनोक्रोम और कलर दोनों, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों में आता है ना। इसमें कागज से सीधा संपर्क नहीं होता। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर मैं आपको बता दिया हूं, एटीएम का जो कागज निकलता है वो थर्मल प्रिंटर है। वो क्या होता है, एक कागज होता है विशेष प्रकार का जिसमें दूर से गर्मी दिखा के प्रिंट कर दिया जाता है, दूर से गर्मी दिखा के प्रिंट कर दिया जाता है। इसीलिए कुछ समय बाद एटीएम के कागज में लिखा हुआ चीजें मिट जाता है। ठीक है, चलिए, इंकजेट प्रिंटर, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, आप जब एटीएम का कागज देखोगे तो उसमें देखना अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग टाइप से छपा होता है, साफ पता चलता है एक एक कैरेक्टर अलग अलग छपा है। इंकजेट प्रिंटर पूछा गया है, ये क्या है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है। यह प्रिंट करने के लिए रासायनिक स्याही का प्रयोग करता है जो कि एक कॉटेज में भरी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, है ना। ये है ना, जो आपके घर में रहता है ना, अधिकतर इंकजेट प्रिंटर ही रहता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो, एक स्लाइडिंग बेल्ट है जिस पर कॉटेज लगा हुआ है, जो ड्राइविंग बेल्ट की माध्यम से बाएं दाएं गति करता है और पेपर पर अक्षरों को स्प्रे करके प्रिंट करता है। इसमें कार्टेज में 4 चेंबर बने होते हैं जिसमें लाल, काली, पीली व नीली, है ना, रंग की गीली स्याही होती है और इन्हीं से रंगों के मिश्रण से बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें 4 स्याही के बॉटल होते हैं जिसको बोलते हैं कार्टेज। ठीक, इसमें कलर एक बार पूछा था, काला कलर रहेगा, लाल, पीली, नीली और काली। आरजीबी नहीं रहेगा ना इसमें, आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये प्राइमरी कलर है।
है ना। तो इसमें कलर प्रिंट करने के लिए आरजीबी का उपयोग नहीं होता दोस्तों, बल्कि क्या होता है, लाल स्याही रहेगी, पीली रहेगी और नीली रहेगी और काली रहेगी, है ना। तो ये आपको याद करना है, लाल काली पीली नीली, है ना, लाल काली पीली नीली, है ना, लाल काली पीली नीली स्याही रहेगी और उसी के मिक्सर से क्या बनेगा, बाकी कलर बनेंगे। ठीक है, ये क्या करता है, स्प्रे करके प्रिंट करता है दूर से। अब आप एक चीज बताना, जब घर में पोताई करवाते हो तो जो ब्रश है वो दीवार पर रगड़ता है ना, ब्रश है दीवार पर रगड़ता है, तो ये इंपैक्ट कर रहा है, वो इंपैक्ट प्रिंटर हो गया। जब आप गाड़ी वाड़ी में प्रिंट कराते हो तो स्प्रे प्रिंट दूर से ऐसे स्प्रे करते हैं, दूर से स्प्रे करते हैं और पेंट होता है, वो टच हो रहा है क्या गाड़ी में, नहीं, तो वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। सेम ऐसे ही ये स्प्रे करके इंक जेट, है ना, जेट से क्या निकलता है, स्प्रे निकलता है। ठीक है, आपने कहा बाथरूम में जेट स्प्रे रहता है, आप दबाओगे, है ना, तो क्या निकलता है, स्प्रे से पानी निकलता है। तो वैसे ही जेट क्या करता है, अक्षरों को स्प्रे करके प्रिंट करता है। कैसे करता है, स्प्रे करके। इसमें कार्टेज में 4 स्याही होती है, मोनो कलर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्राप्त किया जा सकता है। स्याही के लिए कॉटेज का उपयोग होता है, इसकी स्पीड कम होती है और खर्चीला होता है। इसमें प्रिंट गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, इसकी प्रिंट क्वालिटी होती है डीपीआई, डॉट पर इंच। ठीक है, इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें क्या होता है, 64 छोटे नोजल होते हैं। नोजल मतलब जैसे आपका नल पानी निकलता है ना, वैसी नोजल से क्या निकलता है, स्प्रे निकलता है। जो स्प्रे मारता है, जो हेड रहता है, उसको बोलते हैं नोजल। ठीक है, यह स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करता है, जिसमें प्रिंट करने के लिए आयनाइज्ड स्याही का छिड़काव किया जाता है। इंक जेट प्रिंटर में कलर कार्टेज का खर्च बहुत अधिक होता है, इन्हें बार बार बदलना पड़ता है, इसलिए ये बहुत महंगा होता है। इसमें क्या होता है, वो स्प्रे करता है, नोजल से स्प्रे करके प्रिंट करता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर, चलिए लेजर प्रिंटर देखते हैं। लेजर प्रिंटर का बेस्ट उदाहरण है आपका फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, यह एक प्रकार का पेज प्रिंटर है जो कि फोटोकॉपी तकनीक जीरोक्स पर काम करता है। फोटोकॉपी बड़ी मशीन देखे हो, वही लेजर प्रिंटर है। इसमें हार्ड एवं प्रिंटर, इसे हार्ड एंड प्रिंटर भी कहा जाता है। यह प्रिंट करने के लिए फोटो क्वाडिव ड्रम, लेजर बीम, आयनित सूखी स्याही व टोनर कॉटेज का प्रयोग करता है। लेजर बीम प्रिंट करने के लिए प्रकाशी किरण या लेजर बीम का प्रयोग करता है। यह लेजर बीम को लेंस से फोकस करता है और लेजर बीम लेंस से परिवर्तित होकर ड्रम पर पड़ती है। फोटो कंडक्टिव ड्रम, जिसे त्वरित ग्राही ड्रम भी कहते हैं, या लेजर की किरणों को गर्म हो जाता है और लेजर की किरणों से गर्म हुए ड्रम कार्टेज सूखी स्याही को अपने ऊपर चिपका लेता है और ड्रम पर चिपके हुए स्याही पेपर पर अक्षर के रूप में पेस्ट हो जाते हैं। इसमें सूखी स्याही की पाउडर इंक का प्रयोग किया जाता है जो कि आवेशित होती है। इसमें लेजर बीम की सहायता से प्रिंट होता है। इसमें प्रयुक्त लेजर सेमीकंडक्टर होता है ना, यह कलर और मोनोक्रोम दोनों होते हैं। यह पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है। इसकी गुणवत्ता स्पीड दोनों ही अच्छी होती है। इसका मुख्यतः डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है, बड़े बड़े चीजों को छापने में। इसकी प्रिंट क्वालिटी 300 डीपीआई होती है। इसमें एक बेलन का ड्रम होता है जिसमें फोटो रिसेप्टर त्वरित ग्राही कहा जाता है। अब इसको मैं बताता हूं, आप बोलोगे सर पढ़ लिए बस। बड़ी फोटोकॉपी वाली मशीन को देखे हो, बड़ी फोटोकॉपी वाली मशीन आप लोग देखे होगे, फोटोकॉपी कराने जाते, बड़ी मशीन रहती है। वो ढक्कन खोलता है, आपके डॉक्यूमेंट को क्या करता है, उस पर रख देता है। ठीक है, ढक्कन खोलता है, आपके डॉक्यूमेंट को रख देता है। नीचे से एक स्कैनर कर, एक हरे कलर की लाइट स्कैन करते हुए जाती है। वो क्या होता है, प्रकाशी बीम होता है ना, वो लाइट का एक बीम होता है। ठीक, वो क्या करता है, जो आपका कागज में छपा हुआ है ना, उसका एक इमेज बनाता है। ठीक है, जो कागज में छपा हुआ है उसको एक इमेज बनाता है और इमेज को क्या करता है, ड्रम में पेस्ट कर देता है। अब ड्रम में जो इमेज पेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो टोनर है, सूखा हुआ पाउडर है, वो कागज में चिपक जाता है और चिपक के क्या होता है, प्रिंट होता है। ये ओवरव्यू बता रहा हूं मैं, है ना, काफी टेक्निकल है ये। अब आप देखे होंगे जब भी फोटोकॉपी कराने जाते हो तो क्या होता है, वो ढक्कन खोलता है और डाल देता है और जैसे ही बटन दबाता है एक लाइट ऐसे जाती है। वो लाइट क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट को एक इमेज में परिवर्तित करती है और उस इमेज को ड्रम में, जो प्रिंटर ड्रम है उस पे क्या करती है, वो छापती है और प्रिंटर ड्रम के अकॉर्डिंग जो सूखी स्याही है ना, जो सूखी स्याही है, इसमें सूखा पाउडर रहता है, कार्टेज अपन काले कलर का पाउडर भराते हैं ना, वो तो वो क्या करता है, वो सूखी स्याही जो क्या होती है, आयनाइज्ड होती है ना, वो सूखी स्याही
क्या होती है, आयनाइज्ड होती है। वो स्याही उस ड्रम के इमेज के अकॉर्डिंग आपके ब्लैंक पेपर में छप जाती है और वो प्रिंट होता है। तो कहीं से भी ड्रम जो है कागज को टच किया क्या, नहीं, वो दूर से उसका एक इमेज बना के छाप दिया, इसीलिए ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया है ना। तो ये तो हो गया थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का कहां होता है, थर्मल प्रिंटर आपके एटीएम में प्रिंट होता है। 3D प्रिंटर, ठीक है, 3D प्रिंटर में ना किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं किया जाता बल्कि उसको बना दिया जाता है ना। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर एक भविष्य प्रिंटर है जहां डेस्कटॉप से जुड़ा प्रिंटर किसी ठोस वस्तु को प्रिंट करने में सक्षम होता है। ठोस वस्तु को, है ना, यह योगात्मक क्रियाओं का उपयोग करके डिजिटल फाइल में 3 आयामी अक्ष एक्स वाई और जेड मजबूत वस्तुओं को तैयार करने की प्रक्रिया है। ये क्या कैसे प्रिंट करता है, किसी चीज को ही बना देगा ये। ठीक है, 3D प्रिंटर क्या करेगा, जैसे आपको एक स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक, आप प्रिंटर में डाले तो 3D प्रिंटर क्या करेगा, एक ऐसे लाइन बनाएगा, चाहे वो मिट्टी का हो या प्लास्टिक का, उसके ऊपर दूसरा लाइन बनाएगा, उसके ऊपर तीसरा लाइन बनाएगा, मतलब उसमें जोड़ जोड़ के पूरा एक्चुअल में एक आपको बॉक्स बना के देगा 3D प्रिंटर। ठीक है, 3D प्रिंटर आपको एक बॉक्स बना के देगा। ठीक, एक वस्तु सामग्री की लगातार परतों को रखकर, मतलब एक के ऊपर एक परत रखकर, चाहे वो प्लास्टिक से हो, मिट्टी से हो, लोहे से हो, परत रखकर तब तक बनाया जाता है जब तक पूरी वस्तु सही में ना बन जाए। इसे रैबिड प्रोटोटाइपिंग के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक मशीनीकृत विधि है जहां 3D ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर से जुड़ी एक उचित आकार की मशीन पर जल्दी से बनाया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट होते हैं। आविष्कार कौन किया 3D प्रिंटर का, चार्ल्स हूल ने 1948 में। ठीक है, अनुप्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में, उद्योग में, भवन निर्माण में, है ना। उसके बाद अब 3D प्रिंटर से कार बनाए हैं। कार कैसे बनाए हैं, मटेरियल को जोड़ जोड़ के कार बनाए हैं। स्ट्रेटी विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसे 3D प्रिंटर के माध्यम से बनाया गया है। उसके बाद, ठीक है, नेटवर्क प्रिंटर, ये एक वायरलेस प्रिंटर होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से काम करता है और कहीं भी प्रिंट कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं फैक्स मशीन। पहले चलता था फैक्स मशीन, उससे भी प्रिंट होता था। फैक्स मशीन का पूरा नाम क्या है, फॉर एनीवे जीरोक्स, है ना, फॉर एनीवे जीरोक्स, जिसे फैसिमाइल या टेलोकॉपिंग कहा जाता है। फैक्स मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन और टेलीफोन नेटवर्क द्वारा डॉक्यूमेंट को भेजने में किया जाता था। फैक्स मशीन के द्वारा टेलीफोन से एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रिंट प्राप्त किया जाता था। पहले के पिक्चरों में देखना, आप वो बताते ना, जैसे अपन बोलते ना व्हाट्सएप कर दे, मेल कर दे, पहले क्या बोलते थे, फैक्स कर दे। तो एक टेलीफोन मशीन होती थी, उसमें आप डॉक्यूमेंट को डालो, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता था और टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से दूसरे जगह भेजता था। वहां भी एक मशीन होती थी और वो क्या करती थी, उस सूचनाओं को प्रिंट कर देती थी। ठीक है, चलिए, फैक्स मशीन के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तकनीक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह उपयोग में लाया जाता है। जहां आपको डालते हैं वहां इनपुट, जहां से प्रिंट हो रहा है वहां आउटपुट। ठीक है, ये हो गया आविष्कार। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर बेन ने किया था, कब, 1843 में। स्कैनर, इसमें एक इसके द्वारा डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट में स्कैन किया जाता है। यह डिजिटल पल्सों से एनालॉग सिग्नल द्वारा कहां बदल जाता है, डिजिटल सिग्नल में। मॉडम क्या करता है, मॉडम आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और नेट चलता है उसी से। तो इसमें क्या होता था जी, फैक्स प्रिंटर में पहले डॉक्यूमेंट डालते थे आप मशीन में, वो स्कैन हो जाता था, उसको सिग्नल के माध्यम से फोन लाइन से दूसरे जगह भेजते थे, फिर दूसरे जगह उसको रिसीव करके वापस डिजिटल में बदल के प्रिंट कर लिया जाता था। ठीक है, प्रिंटर। चलिए आगे, प्लॉटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंटर का बड़ा रूप, प्रिंटर का बड़ा रूप जिससे फ्लैक्स छपते ना, बड़े बड़े फ्लैक्स, इतने बड़े बड़े फ्लैक्स जो होर्डिंग लगते हैं, जो आप देखे होंगे सरकार छापती है बड़े बड़े होर्डिंग्स, है ना, आपके श्री शिवम वाले छापते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, पिक्चर के छपते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स। उतने बड़े होर्डिंग्स को प्रिंट करने के लिए बड़ा सा प्रिंटर आता है, उसको बोलते हैं प्लॉटर। उसको क्या बोलते हैं, प्लॉटर। ठीक है, इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल वस्तुओं का ब्लूप्रिंट, ऑटो कोडेड कैड कम इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद किया जाता है।
सर्वोत्तम ग्राफिक्स प्लॉटर के द्वारा प्राप्त हुआ जाता है। बहुत अच्छा प्रिंट आता है। इसके दो है, ड्रम प्लॉटर और समतल प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में एक ड्रम होता है जो घूम के प्रिंट करता है। समतल प्लॉटर में एक पूरे फ्लैक्स को समतल बिछा देंगे, उसके ऊपर वो हेड घूम घूम के प्रिंट करेगा। ठीक है। ड्रम प्लॉटर में ड्रम और पेन का प्रयोग किया जाता है, घूम के प्रिंट करते हैं। समतल प्लॉटर 3D डिजाइन ग्राफिक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्लॉटर का उपयोग जो बड़ा बड़ा मानचित्र बनता है ना, उसको भी प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर मतलब बड़ा प्रिंट प्राप्त करना। अधिकतर जो आपके फ्लैक्स प्रिंटिंग होते हैं वो प्लॉटर में होते हैं। स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है? आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में दिखाया जाता है। ठीक है। हेडफोन वो भी वही है। प्रोजेक्टर में भी क्या होता है? आपको दिखाया जाता है चित्र। ठीक है। चलिए, ये आपके आउटपुट डिवाइस थे। देखो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, उसके बाद इनपुट और आउटपुट दोनों, फिर इधर आउटपुट डिवाइस। चलिए, महत्वपूर्ण बातें। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था। ऑप्टिकल माउस जो अभी चल रहा है उसका आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने 99 में किया था। मॉनिटर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल के गुणन को स्क्रीन रेजुलेशन कहते हैं। ठीक है। स्क्रीन रेजुलेशन कहते हैं। चलिए बता देते हैं। ये आपका मॉनिटर है। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्या है? डॉट है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 10 डॉट है। अब ये दोनों को गुणा करो, 12 इंटू 10 कितना हुआ? 12 दहम 120। तो इसका रेजुलेशन कितना हुआ? 120 हुआ। ठीक है। और इसके बीच की दूरी को किसके कहते हैं? डॉट पर इंच। क्वालिटी को किससे नापते हैं? डॉट पर इंच। जितना कम दूरी में डॉट रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी। ठीक है। चलिए, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पर इंच कहते हैं। डिस्प्ले की इकाई डीपीआई डॉट पर इंच होती है। वीडीटी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। यूएसबी पोर्ट के माध्यम से इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ा जाता है। आपको पता है यूएसबी से जोड़ते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित डिजिटल डेटा को इस सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब उसको कागज में प्रिंट करा लोगे तो उसको हार्ड कॉपी कहेंगे। ठीक है। सबसे उत्तम क्वालिटी का प्रिंट प्लॉटर के माध्यम से, सबसे बड़ा वाला जो प्लॉटर होता है ना, देखो ऐसा छापते हैं उन लोग फ्लैक्स को कि एकदम रियल लगता है फोटो, है ना। चलिए, थंडरबोल्ट यूएसबी सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट सिस्टम कैबिनेट का वही स्थान है जहां पर पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ते हैं। वही थंडरबोल्ट एक इनपुट और आउटपुट तकनीक है। थंडरबोल्ट क्या है? इनपुट और आउटपुट तकनीक। मल्टी फंक्शनल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, कंप्यूटर में दर्ज अपरिष्कृत जानकारी डाटा कहलाती है। देखिए, आप कंप्यूटर में जो भी स्टोर किए हो वो आपके काम का नहीं है, वो डेटा है। जब उससे आप अपने काम की चीजों को बनाते हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। तो रॉ डेटा है ना, अव्यवस्थित डेटा डेटा कहलाता है। जब उसको व्यवस्थित कर लोगे तो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है ना। कैप्स लॉक, नाम लॉक और स्क्रॉल लॉक यह तीनों कंप्यूटर कीबोर्ड की टगल कुंजी है ना। डुप्लीकेट ऐसा डिवाइस है जो कागज के दोनों तरफ प्रिंट करता है। ठीक है। ऑल कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड पर 2-2 संख्या में पाए जाते हैं, जबकि टैब एक ही होता है। तो दोस्तों, ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस खत्म हो गया। ये क्या हो गया? आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस खत्म हो गया। इससे क्वेश्चन आना 1,00,000% श्योर है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, और अपन जल्द से जल्द पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।